कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, सभी लोग यहाँ पर हल करिएगा दोस्तों। कह रहा है कि कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है पूछा है। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका की निष्पादन अपनी क्षमता होती है। सभी देह कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। अब आपको बताना है आंसर क्या होगा। भैया कौन सी बात गलत है, तो अब जरा अंग्रेजी मीडियम में भी बता देते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेल। The shape and the size of the related to specific function. Some cells have changing shape. Each cell has its own capacity for perform. The same type of cell present in all body tissue. अब मेरे प्यारे बच्चों वो याद रखना कि आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। डी इज द करेक्ट आंसर। ये बात सही नहीं है, ये बात जो है वो सही नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या नहीं सही है, डी इज द नॉट करेक्ट। ओके चलिए अगला सवाल आपके पास फिर आने वाला है। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है, ये किससे बना होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम जीवद्रव की बात करते हैं, जीवद्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो सर याद रखना प्रोटोप्लाज्म की जो खोज किया था सर वो डुजार्डिन ने किया था। किसने किया था सर, डुजार्डिन ने इसकी खोज किया था। सर नाम किसने दिया था, तो बता देंगे सर नाम परकिंजे ने दिया था। किसने दिया था भैया, परकिंजे ने नाम दिया था। और साइटोप्लाज्म का जो सिद्धांत दिया था, सॉरी कोशिका जो जीवद्रव है उसका सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखना मैक्स सुल्जे ने दिया था। किसने दिया था सर, मैक्स सुल्जे ने दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, एक एक बात बता दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि जीवद्रव किससे मिलकर बना हुआ है ना। तो जीवद्रव जो होता है वो साइटोप्लाज्म, क्या होगा भैया, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। और याद रखना आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। भैया बताओ डी सही है कि नहीं सही है। तो सभी लोग सेशन को शेयर करते चलिएगा। क्या हाल चाल है, तानिया रॉय, रेखा कुमारी और सूरज कैसे हैं। अरे चंदा कुमारी क्या हाल चाल है। चलिए चंदा इधर ध्यान दीजिएगा। गुड इवनिंग कंचन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा डीएनए के पॉलीन्यूक्लियाइड श्रृंखला में क्या पाया जाता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जो आपका डीएनए होता है उस डीएनए की इकाई जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। क्या होती है भैया सर, न्यूक्लियोटाइड होती है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला होता है आपका शुगर, दूसरा क्या होता है फास्फोरिक समूह होता है। क्या होता है सर, फास्फोरिक ग्रुप होता है। तीसरा क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। आंसर कहीं दिखाई दे रहा है, एक नाइट्रोजनी क्षार होता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह होता है। यही इसका आंसर हो जाना चाहिए। ओके तो ये डीएनए के बारे में बताया गया। तो डीएनए के बारे में आंसर क्या होगा बाबू, तो बता दीजिएगा कि ये नाइट्रोजनी क्षार होता है और क्या होता है भैया, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और फॉस्फेट समूह होता है। तो आंसर क्या बनकर आया है, ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सी बात सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके अगला सवाल आपके पास आ गया है। कह रहा चिकनी अंतःपरद्रवी जलिका का काम क्या है। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपरद्रवी जलिका की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होती है आपकी चिकनी अंतःपरद्रवी जलिका और दूसरी होती है खुरदरी। क्या होगी भैया, खुरदरी मतलब रफ, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडो। स्मूथ का काम होता है बाबू लिपिड्स और हार्मोन का संश्लेषण करना, लिपिड्स और हार्मोन्स का संश्लेषण करना। और खुरदरी का काम क्या होता है सर, प्रोटीन का निर्माण करना, है ना भाई साहब। तो जहां लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ था, बी इज द करेक्ट आंसर। बी सही हुआ कि नहीं सही हुआ। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम चिकनी की बात करते हैं तो चिकनी लिपिड्स बनाता है और हार्मोन बनाता है, ठीक है भैया। अगर हम खुरदरी की बात करते हैं तो प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बताओ सबको मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है बाबू। चलिए ओके अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। मानव में कौन से क्रोमोसोम के मिलने पर बालक का जन्म होता है। कौन सा क्रोमोसोम ऐसा होगा जिससे बउआ आएगा आपके घर में, जरा बताइएगा।
सभी लोग बताइएगा। तो लेकिन लाइक वाला बटन ये जरूर दबाइए, इतना बढ़िया से बटन दबा दीजिए, तोड़ फोड़ मचा दीजिएगा, है ना बाबू। चलिए तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये मान लो मादा है, कौन है बाबू, मादा है, और मादा का क्रोमोसोम XX होता है, और ये नर है मतलब मेल है, और इसका क्रोमोसोम XY होता है। अगर मादा का X क्रोमोसोम और माता का X क्रोमोसोम, पिता का X क्रोमोसोम मिलेगा तो भैया X और X मिलकर क्या बनाएगा, XX हो जाएगा, और इससे क्या होगा, बालिका का जन्म होगा, मतलब मादा आएगी। फिर से क्या हुआ कि मान लो कि मादा का दूसरा X क्रोमोसोम और पिता का Y क्रोमोसोम आ गया, तो X और Y हो गया। अब इसमें क्या होगा, नर पैदा होगा, मतलब बालक पैदा होगा। अब दोबारा ध्यान से देखिएगा कि मान लो कि इसका X क्रोमोसोम और माता का X क्रोमोसोम XY मिला है, तो क्या हो जाएगा भैया, नर पैदा होगा। ओके, अब दूसरा क्या होता है कि मान लो इनका X क्रोमोसोम और इनका X क्रोमोसोम मिलेगा, तो X मतलब क्या बनाएगा भैया, मादा बनाएगा। ओवरऑल संभावना क्या व्यक्त किया जाता है, ये याद रखना, संभावना ये व्यक्त किया जाता है कि नर और मादा पैदा होने की संभावना 50-50% चांस है। कितना कितना, 50। तो याद रखना, कह रहा है बालक कब पैदा होगा, जब पुरुष का X और मादा का Y क्रोमोसोम आएगा। ठीक है, तो यही सवाल आपको बताना था, पक्का। चलिए तो सभी लोग बताइएगा कि लड़का घर में पैदा होगी या लड़की पैदा होगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, माता है या पिता है, बताओ भैया। घर में लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, जिम्मेदार कौन है, सभी लोग बताइएगा दोस्तों, सभी लोग बताइएगा। माता जिम्मेदार है कि पिता जिम्मेदार है, चलिए सभी लोग बताइएगा, कौन जिम्मेदार है, पापा जिम्मेदार है। लेकिन क्या ही बताए, अब आगे क्या ही बोले, रहने दीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। विषाणु में कौन सी विशेषता नहीं है, अब बताइएगा कौन सी एक विशेषता वायरस की नहीं है ना। DNA या RNA की मौजूदगी होती है, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन करते हैं, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होते हैं, कोशिका भित्ति की मौजूदगी होती है। अब बताओ भैया, सभी लोग बताइएगा, आंसर दीजिएगा, क्या होना चाहिए, सभी लोग बताइएगा कि वायरस की खासियत क्या नहीं है। तो याद रखना, कोशिका भित्ति की मौजूदगी, कोशिका भित्ति वायरस में नहीं पाया जाता है, तो ये चीज याद रखना। वायरस केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है, किससे सर, न्यूक्लिक एसिड और किससे बना होता है दोस्तों, प्रोटीन से बना होता है, इस चीज को याद रखना है। तो वायरस केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है, इसमें दुनिया भर का तामझाम नहीं पाया जाता है। ओके, तो सभी लोग दम लगा के शेयर कर दो और लाइक कर दो भैया, जल्दी लाइक वाली बटनिया दबाओ, ए महाराज लाइक वाली बटनिया दबाओ, जल्दी लाइक वाली बटन दबाओ। क्या होना चाहिए इसका आंसर, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद भैया। चलिए अगला सवाल आ गया है, विषाणुओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब बताओ भैया, वायरस को लेकर कौन सी बात गलत है, तो जरा ध्यान से। प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपना खाना खुद बना सकता है। सभी विषाणु परजीवी होते हैं। तो भैया ये बात गलत है, विषाणु जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वाला मशीन ही नहीं है उनके पास। तो याद रखना, वायरस कैन नॉट फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गया। तो इसमें जो बात गलत है वो कौन सी गलत है, तो बता दीजिएगा। ठीक है, पक्का क्लियर हो गया, क्या होना चाहिए सभी लोग बताइएगा, है ना। इतनी बातें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया है, शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है। तो ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको समझने में आसानी भी होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। कहता है कि रेफ्रिजरेशन में खाद्य पदार्थ के परीक्षण की मदद करता है। हमको अगर ज्यादा घर में खाना बन गया हो, अगर खाना ज्यादा बन गया हो, रात में बच गया हो, तो खाना को उठा के हम फ्रिज में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, ताकि खाना सुरक्षित रहे। जरा बताओ भैया, खाना सुरक्षित क्यों रहता है। तो एग्जाम कब होगा, इसके लिए आज इवेंट है, रात को 9 बजे सत्यम सर आएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है भैया, चलिए तो आप लोग जरा इंतजार करिएगा। सूरज कुमार करे सर आप बिहारी हो, अब बिहारी होने के लिए क्या करें, लिट्टी चोखा लटका के चले, यहाँ पर लिट्टी चोखा लटका के चले 2-3, है ना।
चलिए खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो खाना जो है उसको फ्रिज में इसलिए रखा जाता है ताकि जो उसमें बैक्टीरिया होती है उस बैक्टीरिया की रासायनिक अभिक्रियाएं जो करने के लिए जिम्मेदार होती है उसको कम कर दिया जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रिज में खाना इसलिए रखा जाता है ताकि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है उसको रोक कर रखा जाए। ठंडा करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया रुक जाएगी। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है बाबू। चलिए अगला सवाल आपके पास आने वाला है और अगला सवाल जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। कह रहा अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीव अवघटन को क्या कहते हैं? तो जरा ध्यान से देखिएगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तब नहीं, बिना ऑक्सीजन की अगर कोई चीज टूटता है तो उसको किण्वनीकरण कहते हैं, या क्या बोलते हैं बेटा, फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया? फर्मेंटेशन कहा जाएगा। इस चीज को आप लोग एकदम डट के याद करना है। तो किण्वन कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? जीवाणु करता है। कौन करता है सर? जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया करता है। और कौन करता है दोस्तों? तो हम कहेंगे सर कवक करता है, कवक करता है। तो बिना ऑक्सीजन लिए ही ये सारी कहानी अपनी बना लेता है, तो वो क्या कहलाता है ये बता दीजिएगा। ओके, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो साल था 1928, है ना बाबू। और 1928 में दुनिया का पहला एंटीबायोटिक, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक क्या नाम था भैया? दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स, और दुनिया का पहला एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था भैया? सर पेनिसिलिन नाम था। इसकी खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था सर? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और यही आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने कवक का इस्तेमाल करके बनाया था। किसका? कवक का इस्तेमाल करके बनाया था। तो ये अच्छा सवाल है, शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है, ठीक है भैया। चलिए अगर आज पूछा जाएगा कि आधुनिक आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तब आप किसका नाम ले लेंगे? अगर आपसे पूछा जाएगा सर आधुनिक आइंस्टीन हम किसे कहते हैं, तब आंसर लीजिएगा भैया आज का आइंस्टीन या आधुनिक आइंस्टीन की संज्ञा किसे दी जाती है? जल्दी से। तो आज का आइंस्टीन हम किसे कहते हैं? स्टीफन हॉकिंस को कहा जाता है। किसको कहते हैं? स्टीफन हॉकिंस को कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना। किसको कहते हैं सर? स्टीफन हॉकिंस को कहा जाता है। ये चीज आपको रट के रखना है, पक्का। चलिए ओके, अगला सवाल आ गया है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टानों पर पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तविक में वो किसके बीच की सहजीवी संबंध बताते हैं? तो जरा ध्यान से देखिएगा, लाइकेन क्या होगा बाबू? सर लाइकेन की बात करते हैं, जिसको हमारी गांव की भाषा में काई कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? काई कहते हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं जो काई पर सट्ट दे गिर गए हों, काई पर सट्ट दे गिर गए हों? बताओ भाई साहब, कितने ऐसे बच्चे हैं जो तैयार होके निकले हों, बढ़िया कपड़ा कुर्ता पैजामा पहने हों, है ना, शादी बारात में जाना हो, नमाज पढ़ने जाना हो, और सख्त दे गिर गए हों? कोई बच्चा ऐसा है? बताओ भैया, कौन कौन बच्चा ऐसा है जो यहाँ पर इस चीज के लिए जिम्मेदार है? अच्छा, बहुत लोग गिरते हैं, है ना, बहुत लोग काई में गिर जाते हैं, घच्चदे, है ना। चलिए तो जरा ध्यान से देखिएगा कि जो काई में गिरते हैं वो काई लाइकेन है, और लाइकेन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो शैवाल और कवक का मिश्रण है। किसका? शैवाल और कवक का, मतलब एल्गी और फंगाई का मिश्रण है। ये चीज याद रखना, शैवाल और कवक का मिश्रण, सॉरी शैवाल और कवक का मिश्रण है। क्या होगा? शैवाल और कवक का मिश्रण है। ये बातें आपको याद रखना। चलिए जरा ध्यान से, लाइकेन को क्या बोला जाता है? तो लाइकेन को पर्यावरण या वायु प्रदूषण का सूचक बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर? वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। वायु प्रदूषण का क्या कहते हैं भैया? सूचक कहते हैं, या इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन कहा जाता है। इस चीज को याद रखना है। चलिए अच्छा जरा ध्यान से देखिएगा, जो लिटमस पेपर हम प्राप्त करते हैं, लिटमस पेपर है ना भैया, तो लिटमस पेपर हम इसी से प्राप्त करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सर हम लिटमस पेपर किससे प्राप्त करते हैं, तो बता दीजिएगा सर लिटमस पेपर हम इसी से प्राप्त करते हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। तो लिटमस पेपर के बारे में तो आप जानते होंगे भैया कि नहीं जानते हैं? लिटमस पेपर सभी लोग बताइएगा। लिटमस पेपर के बारे में तो खूब जानते होंगे। तो सर लिटमस पेपर हम इसी से प्राप्त करते हैं। चलिए
सभी लोग सेशन को लाइक करते चलिएगा। मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? जल्दी से बताइएगा सर, मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? सभी लोग बताइएगा। तो मैंजीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम है मेरे प्यारे बच्चों किसका? आम का वैज्ञानिक नाम है। और आम का है भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय फल है, इस चीज को याद रखना। तो मैंजीफेरा इंडिका या मैंगीफेरा इंडिका आम का नाम है जो भारत का राष्ट्रीय फल है। जरा ये बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो बच्चों क्या है सर? कमल है, कामाला कमल है। ओके, और कमल को क्या बोलते हैं? निलंबो न्यूसीफेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? निलंबो न्यूसीफेरा कहा जाता है, याद रखना, निलंबो न्यूसीफेरा कहा जाता है, निलंबो न्यूसीफेरा कहते हैं, ये बात याद। और सुनिएगा, अगर पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा या राष्ट्रीय पंछी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? मोर है। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाबो क्रिस्टेटस। क्या नाम है सर? पाबो क्रिस्टेटस नाम है। चलिए दोस्तों, ओके, पाबो क्रिस्टेटस नाम है, पक्का। और सुनो, और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है सर? बैंनियन है या बरगद है। और बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है फीकस वेंडालिसिस होता है। क्या होता है? फीकस वेंडालिसिस होता है। सांप का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? सांप का जरा बताइएगा। सांप, फेटारा है ना। तो फेटारा की बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा उसका वैज्ञानिक नाम? नाजा नाजा। ओके, चलिए खैर आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है कुछ जड़ें जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है जो मूल या रेडिकल के अलावा किसी अन्य भाग से निकलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, जब बीज अंकुरित होता है तो बीज में कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, लाइक दिस, है ना भैया। तो ये इसी को बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। रेडिकल मतलब हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। तो मूलांकुर से जो निकलता है उसी को जड़ कहा जाता है, जड़े कहा जाता है, वास्तविक जड़े। लेकिन कहीं और से जड़ निकल कर आ गई है तो उसे हम लोग आकस्मिक जड़ या अपस्थानिक जड़ या एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भैया। तो अगर कहा जाए कि जो रेडिकल से निकलेगा उसी को जड़ कहेंगे, जो रेडिकल से नहीं निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों उसे जड़ नहीं कहेंगे बल्कि अपस्थानिक जड़े, या उसको क्या बोला जाएगा बता दीजिएगा। एकदम बढ़िया सवाल था, लल्लन टॉप टाइप का सवाल था। ओ इरशाद इधर देखो, बाबू बाबू इधर देखो। हम लोगों को क्या करना है? एक एक प्रश्न पर पोस्टमार्टम करना है। क्यों भैया? समझ में आया? अगला सवाल आपके पास फिर आने वाला है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु में प्रयोग किए जाने वाला अदरक क्या है? चलो जल्दी से बताओ भैया। अदरक, आदारा का अदरक, है ना। कहानी बड़ी खतरनाक है। अदरक, अदरक क्या नहीं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना भैया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आसमा पर भी ध्यान दीजिएगा। तो अदरक या जिंजर जिसको बोलते हैं, तो पहली बात तो जिंजर क्या होता है? भूमिगत तना होता है। क्या होता है भैया? भूमिगत तना होता है, ये बात याद रखना। जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम प्रकंद भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं सर? प्रकंद भी कहते हैं। तो याद रखना अदरक क्या है? तना है। क्या बोलते हैं उसको? राइजोम बोला जाता है। तो याद रखना भूमिगत तना है। क्या भैया? भूमिगत तना है। अगर आपसे पूछा जाए सर अदरक का स्वाद किसकी वजह से आता है, अदरक का स्वाद किसकी वजह से आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अदरक का स्वाद आता है जिंजर बिन की वजह से। किसकी वजह से सर? जिंजर बिन की वजह से। अदरक फायदा करता है आपके खांसी जुकाम में फायदा करता है, आपके जो है कफ वगैरह में फायदा करता है, लेकिन अदरक नुकसान भी करता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा अदरक ले लिए हो तो आपको पाइल्स हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड बवासीर। ओके, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो थोड़ा किडनी पर भी गलत प्रभाव डालता है। अदरक आपका भूख भी बढ़ाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर यह नुकसान भी करता है। ठीक है भैया, चलिए ओके। अगला सवाल सुनिएगा भैया। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो फल दो प्रकार के होते हैं। लल्ला पढ़ लो, बहुत शानदार है। फल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सत्य फल। क्या होता है भैया? सत्य फल। और दूसरा आपका क्या होता है? असत्य फल। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो सत्य फल उनको बोलते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से हुआ है। किससे? अंडाशय से हुआ है या ओवरी से हुआ है। ठीक। असत्य फल उनको बोलते हैं जो संपूर्ण फ्रूट से हुआ है, संपूर्ण फूलों से हुआ है। तो अब याद रखना है
जरा सुन लीजिएगा, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है तो फल, नहीं गलत बात है। तो जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो अंडाशय से बनता है उसी को फल कहा जाता है। बाकी अगर किसी और चीजों से बना है तब उससे आप सत्य फल नहीं कहेंगे, असत्य फल। और असत्य फल में क्या आ जाएगा आपका, काजू आ जाएगा सर, अमीरों का फल आ जाएगा स्ट्रॉबेरी, क्या आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, ये सारी चीजें इसी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, नाशपाती भी आ जाएगा, ये सब आ जाते हैं। अगला सवाल आपके पास आ गया है, इनमें कौन सा उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। उभयलिंगी फूल मतलब होता है बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल फ्लावर, बाईसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक फूल होगा, एक ही फूल होगा और उसी में नर और मादा दोनों जननांग पाए जाएंगे, नर और मादा दोनों में पाया जाएगा। तो नर को क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं, और मादा को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहा जाता है। तो यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो गरीब टाइप का सवाल था, एकदम बढ़िया सवाल है। जरा ये बताइएगा, कद्दू का फूल एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, जल्दी बताइएगा। कद्दू का फूल जो होता है वो एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, सभी लोग बताइएगा। कद्दू का जो फूल है सर वो एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, जरा बताइएगा। ए महाराज जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, क्या होना चाहिए आंसर, एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। तो कद्दू का फूल एक लिंगी होता है, याद रखना, एक लिंगी होता है, एक लिंगी होता है, फूल एक लिंगी होता है। लेकिन अगर हम उसके पौधे की बात करेंगे तो पौधा द्विलिंगी होता है, ठीक है। चलिए, तो कद्दू, खीरा, ककड़ी, तोरई, लौकी, ये सब एक लिंगी होता है, सब क्या होता है, एक लिंगी होता है, क्योंकि उसका मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है, लेकिन दोनों फुलवा लगा होता है एक ही पौधा पर, ये बात याद रखना है ना। पाकिस्तान तो मैच वैसे हार जाता, क्या मतलब है ना। चलिए ओके, ये बात आपको याद रखना। ए लल्ला ध्यान दीजिएगा इधर, है ना, समझ में आ रहा है, इतनी बातें क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। आओ भाई साहब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हवा से अगर परागण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे। वो ये कह रहा है कि अगर परागकण को एक पौधे से, या कह सकते हो कि नर फूल से मादा पुष्प की तरफ ले जाता है, तो हवा से जो परागण होता है उससे एनीमोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सर एनीमोफिली कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, एनीमोफिली कहा जाता है। तो याद रखना, अगर पानी से होगा तो हाइड्रोफिली कहला देगा, ओके बस। और अगर मान लो कोई जानवर कहला कर किया तो उसको जूफिली कहा जाएगा। तो मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं। चलिए भाई साहब ओके, अगला सवाल है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। अब बताओ भैया, सभी लोग बताइएगा, गाजर का जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है। चलो भैया, गाजर है ना, गाजर का हलवा याद आने लगा। चलिए, तो गाजर जो होगा वो गाजर का रंग कैसा होता है, कैरोटीन होता है, कैरोटीन होगा। यहां एक बात अपने प्यारे बच्चे को बता देते, गलत कर देता है। एक होता है कैरोटीन, क्या लिखा है मैंने, कैरोटीन लिखा, स्पेलिंग भी लिखे दे रहे हैं, कैरोटीन। क्या होगा भैया, कैरोटीन। तो कैरोटीन एक वर्णक है, वर्णक पिगमेंट है, मतलब रंग है। क्या है भैया, रंग है। और इसी रंग की वजह से गाजर का रंग नारंगी कलर का आता है। और एक होता है किराटिन। क्या होता है भैया, किराटिन होता है। यहां स्पेलिंग फिर से चेक कर लीजिएगा, किराटिन। तो किराटिन एक प्रोटीन होता है। क्या होता है भैया, प्रोटीन होता है, जिससे हमारी नाखून और क्या भैया, बाल, और क्या भैया, खुर जानवरों का, और जानवरों का सींग, और क्या होगा, चोंच, ये सब बना होता है। तो याद रखना, अक्सर बच्चा इसमें कंफ्यूजिया जाता है, अक्सर बच्चा इन दोनों चीजों में कंफ्यूजिया जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि एग्जाम हलवा में बैठो आप भी कंफ्यूजियाओ, है ना। तो अब कंफ्यूजियाओगे नहीं, कंफ्यूजियाना भैया, जरा ध्यान से देखिएगा। सरसा से है, चलो भैया, एक लड़का कहे सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, तो नाम, अपना नाम लिखो तभी तो नाम ले, है ना। चलो भैया बताओ भैया, आप तो नहीं कंफ्यूज आओगे पक्का। चलो भैया अगला सवाल आपके पास आने वाला है, सिंकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। देखो भैया,
अगर हम बात करें मलेरिया बीमारी, है ना बाबू, तो मलेरिया बीमारी जो होती है उसकी एक दवा होती है, आयुर्वेदिक दवा होती है जिसका नाम है कुनैन। क्या नाम भैया? कुनैन। और कुनैन जो होता है वो सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना एक वृक्ष का नाम है, सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त करते हैं। छाल मतलब समझ रहे हो? बोकला। ए महाराज, छाल मतलब समझ रहे हो? बोकला जिसको कहा जाता है, बोकला है ना, उसका खलिया जो होता है, पौधा है, उस पौधे की छाल, छाल मतलब बार्क, बार्क मतलब हमारी गांव में बोला जाता है बोकला, 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 है ना। चले भैया, तो जो बोकला होता है उसी से निकाला जाता है, ये बात याद रखना। यू नो बोकला, है ना, द मोटा मोटा एंड काला काला एंड वेरी हार्ड इज कॉल्ड बोकला, है ना। दिस इज कॉल्ड जो है छाल, एंड अंग्रेजी में उसको बोलते हैं बार्क। ओके ओके, अगला सवाल कहता है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? एकदम शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है। सभी लोग बताइएगा। ओके, अगला सवाल आप बहुत शानदार तरीके, उत्तम। हाँ, अभी सत्यम सर और अनाउंसमेंट करेंगे आपके लिए, है ना, जो भी होगा वो डेट वोट के बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है भैया। तो केसर मसाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? जाफरान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? जाफरान कहा जाता है या सैफरॉन कहते हैं। तो जाफरान जो होता है वो वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है भैया? वर्तिकाग्र होता है या स्टिग्मा होता है। अच्छा, स्टिग्मा मेल है कि फीमेल फ्लावर का पार्ट है? सभी लोग बताइएगा। ये बताइएगा, स्टिग्मा मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है? क्या आंसर दोगे बाबू? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए, ओके, तो स्टिग्मा जो है वो मादा भाग है, मादा जनन भाग है या मादा जनन भाग है, या कह सकते हो अंग है ना भैया। ये फूल का मादा भाग है, ठीक है भैया। तो अगले सवाल की तरफ जाते हैं, लेकिन सभी प्यारे भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेशनमा को लाइक कर दो। ये मत कहिएगा कि केवल बायो के सवाल है, बायो भी है, जितना बायो है उतना फिजिक्स है, उतना केमिस्ट्री भी है, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? ए भैया जल्दी बताइएगा। तो पेड़ का जो छल्ले होते हैं, वलय होते हैं, उनके आधार पर लगाया जाता है। वलय, वलय, वलय मतलब रिंग्स होता है। क्या होता है भैया? रिंग्स। और इस रिंग्स को हम लोग वार्षिक वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? वार्षिक वलय कहते हैं, या एनुअल रिंग कहते हैं, या सीआर भी कहते हैं, कैम्बियम रिंग भी कहा जाता है। ये चीज याद रखना। और अगर वलय के आधार पर किसी पौधे का, वलय के आधार पर किसी पौधे का अगर आयु का पता लगाते हैं तो उसे विज्ञान की कौन सी शाखा कहलाता है भैया? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, याद रखना। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? वार्षिक वलय के आधार पर पेड़ के आयु का पता लगाया जाता है। यही चीज आप लोगों को बताना था। मजा आ रहा है दोस्तों? आज बहुत शानदार शानदार सवाल लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को मजा खूब आए। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? जरा बताइएगा भैया कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, एकदम शानदार तरीके से। तो मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस संगठन का धातु है भैया? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए, एक बार सवाल पूछा गया था कि मैग्नीशियम को जलाने पर कौन सी धातु मिलेगी? हम सोच रहे हैं धातु मिलेगी कि राख मिल जाएगी, है ना। तो अगर आपसे कहा जाए सर क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सी या क्या प्राप्त होगा? क्लोरोफिल को जलाने पर क्या प्राप्त होगा? तो जलाया जाएगा अगर दोस्तों, तो इसको जलाने पर मिलेगा आपको क्या? मैग्नीशियम धातु मिल जाएगी। ये चीज आपको याद रखना है। क्या मिलेगा भैया? मैग्नीशियम धातु मिल जाए। और मैग्नीशियम वैसे ही होता है उत्तम कुमार सिंह, जैसे कि हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। क्या होता है भैया? आयरन होता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है धातु, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। इसी प्रकार की तुलना मानी जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, ओके, अगला सवाल आपके परीक्षा में झम्मदे आ गया है। निम्नलिखित में कौन से ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होती है? तो आपको पता होगा बाबू, जो प्रकाश संश्लेषण होता है या फोटोसिंथेसिस होता है, इधर देखो, इधर तो देखो, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सौर ऊर्जा को झम्मदे रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। सौर ऊर्जा को
किस में बदल देते हैं सर? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं सर? रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहां पर लिखा होगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। लेकिन इसके आगे की कहानी सुनिएगा, बहुत शानदार है। अगर पूछा जाए सर श्वसन में क्या होता है, रिस्पिरेशन में क्या होता है, तब आप बता दीजिएगा रासायनिक ऊर्जा को इधर देखिएगा सर, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल दिया जाता है। किसमें? उष्मा ऊर्जा में बदल दिया जाता। तो ओवरऑल दोनों चीजें आपकी परीक्षा में खूब पूछा जाता है। एक तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बदलता है। ठीक है भैया, चलिए ठीक है बाबू, चलिए उत्तम कुमार और ध्यान दीजिएगा। और श्वसन क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं पक्का। अगला सवाल आपके पास पूछ लिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में किसका प्रयोग पौधे के खाद्य भंडारण या कह सकते हो स्टार्च को तैयार करने में किया जाता है? तो भैया ध्यान दीजिएगा, पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जमीन से पानी ले लेता है, फिर क्या बना लेता है? C6H12O6 बना लेगा भैया। अब क्या करेगा भैया? इसी को जोड़ जोड़ के क्या करेगा? वो स्टार्च बना लेगा। तो भैया किसकी जरूरत पड़ती? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जरूरत पड़ती है। आंसर आपको दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड या पानी। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड या पानी, है ना? यही तो होगा पक्का, शानदार। अच्छा ये बताइए, प्रकाश संश्लेषण बनाने वाली प्रक्रिया है कि तोड़ने वाली प्रक्रिया है? सभी लोग आंसर करिएगा, प्रकाश संश्लेषण बनाने वाली क्रिया है कि तोड़ने वाली क्रिया है? लल्ला जल्दी आंसर करिएगा। चलिए सभी लोग बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है वो बनाने वाली क्रिया है कि तोड़ने वाली क्रिया है? सभी लोग बताइएगा, बनाने वाली क्रिया। और जब जब हम बनाने वाली क्रिया की बात करते हैं तो हम कहेंगे सर ये उपचयी क्रिया है। कैसी क्रिया है? उपचयी क्रिया है। उपचयी क्रिया मतलब होता है एनाबोलिज्म है। क्या है बाबू? एनाबोलिज्म है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास आ गया है, इधर देखो, इधर वाष्पोत्सर्जन निम्नलिखित में से किसकी संरचनाओं के द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इतना बता देना है सर वाष्पोत्सर्जन किससे होता है ना। चलिए सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन क्या होता है बता दे। जो हमारा पौधा होता है उस पौधे में अतिरिक्त जल, ए महाराज इधर देखो, अतिरिक्त जल का वाष्प बनकर उड़ जाना, वाष्प बनकर उड़ जाना, है ना, क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसी को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो अतिरिक्त जल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, अतिरिक्त जल जो होगा वो पौधे से भाप बनकर उड़ जाएगा। इसी को प्यार से हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इसी वाष्पोत्सर्जन की जब हम बात करेंगे दोस्तों तो किससे होता है? रंध्र से या स्टोमेटा से होता है, ये बात याद। अच्छा, स्टोमेटा में ही गार्ड सेल पाया जाता है, रक्षक कोशिकाएं पाया जाता है, या क्या बोलते हैं भैया? गार्ड सेल पाया जाता है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है पक्का, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, है ना। तो एक हमारे क्लास लगी हुई थी, है ना। अब उस क्लास में दो फलाने फलानी अपनी मामला चला रहे थे, है ना, फलाने फलानी दोनों अपना मामला चला रहे थे। बात नंबर तक पहुंचने वाली थी, फिर मैंने क्या किया कि कमेंट भी डिलीट करा दिया पूरा। मैंने कहा हमारा ये सहारा लेकर अपनी सेटिंग करवा रहे हैं सारी चीज, बताओ ये गलत बात है कि नहीं है? तो पढ़ने यहाँ कम आते हैं, लिबिर लिबिर इधर उधर करने जरूर आते हैं। गलत बात है भाई साहब, है ना। 3 फोन चलाते हो, 15 फोन चलाते हो, 45 फोन चलाते हो, ये गजब आदमी है सब लोग, है ना। चलिए एकदम से क्या ही कहा जाए। अवायवीय श्वसन हम किसको कहते हैं? सभी लोग बताइएगा, अवायवीय श्वसन किसे कहा जाता है? एकदम शानदार सवाल है। तो अवायवीय मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम अवायुवीय कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? अवायवीय श्वसन की जब हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ऑक्सीजन को नदारद कर दो, बिना ऑक्सीजन लिए ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो ऑक्सीजन के बिना जो सांस लेते हैं वो याद रखना है, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गया, पक्का, शानदार, जबरदस्त। तो भैया हमारा मुंह कहाँ देख रहे हो? लाइक वाला बटन दबा दो। अगला सवाल है, इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? सभी लोग बताइएगा सर इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? बाबू जल्दी बताओ, इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो बता दीजिएगा, इस शब्द का जो देन है वो अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा है। किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा इकोलॉजी शब्द दिया गया था।
और तो और सुनोगे कि इकोलॉजी के जो पिता कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं इकोलॉजी, वो कौन कहा जाता है भैया? तो हम कहेंगे सर इसके पिता टांसले, एजी टांसले कहे जाते हैं। कौन कहा जाता है भैया? एजी टांसले कहे जाते हैं। सर भारत में इसके पिता किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है। रामदेव बाबा को नहीं, रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि गहन पारिस्थितिकी किसकी देन है, गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी किसकी देन है बच्चा, तो बता दीजिएगा सर गहन पारिस्थितिकी देन है आपके अर्नेस्ट नीस का। किसका भैया? सर अर्नेस्ट नीस की देन है। तो सारी चीजें यहां पर थोड़ा रटा रटाया रहे ताकि आप लोगों के लिए आसान रहेगा, ठीक है। अगला सवाल सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन एक परितंत्र या इकोसिस्टम से संबंधित है? सभी लोग बताइएगा, इकोसिस्टम या परितंत्र जो होता है वो क्या होता है? सभी लोग आंसर करिएगा। सभी लोग बताइएगा कि इकोसिस्टम का मतलब होता है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीव समुदाय। किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात, जीवों के समुदाय और उसके वातावरण, यही पकड़ लो भैया, सी इज द करेक्ट आंसर। तो कोई सजीव है और सजीव और उसके वातावरण के बीच जैसा संबंध होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना। तो इकोसिस्टम संबंधित है दो चीजों से, बायोटिक और अबायोटिक, मतलब कि जैविक और अजैविक। जैविक में सारे सजीव को रखा गया है, जानवर हो मतलब प्राणी हो, और चाहे आपका पौधे हो चाहे सूक्ष्म जीव हो। और नॉन लिविंग में किसको रखा गया है? सूरज की रोशनी, मिट्टी, पानी, हवा, गैस, ये सब रखा गया है। और इनके बीच में जो संबंध होता है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके पास खूब पूछा जाता है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, फूड चैन किसे कहा जाता है? सभी लोग बताइएगा सर फूड चैन किसे कहते हैं? एकदम शानदार आंसर है कि बताइएगा फूड चैन किसे कहते हैं, है ना। चलिए सभी लोग बताइएगा क्या होना चाहिए, तो बता दीजिएगा एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का पारण। मतलब कह रहे हैं कि मान लो ये घास है और घास को किसने खा लिया? बकरी ने खा लिया। किसने खाया? बकरी ने खा लिया। और बकरी को हमने खा लिया, मतलब मानव ने खा लिया। किसने खा लिया? तो ये खाद्य श्रृंखला है। क्या है भैया? खाद्य श्रृंखला है। क्या है भैया? खाद्य श्रृंखला है। तो बकरी खाती है भैया घास, है ना, और घास को बकरी क्या खाएगी, मतलब घास को बकरी ने खाया और बकरी को मानव ने खा लिया। अब आगे किस क्या होता है वो आपको पता होगा। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन पारिस्थितिकी दृष्टि से अनर्थकारी कहा जाता है। सभी लोगों को बताना है वह कौन सा ऐसा पौधा है ना, वह कौन सा ऐसा पौधा है जिसको हम ग्रीन गोल्ड तो कहते हैं लेकिन याद रखना वो पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो वो है यूकलिप्टस। क्या होगा भैया? यूकलिप्टस। यूकलिप्टस को क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया? पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया? पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहते हैं। ये चीज याद रखना, पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है। ये पता है जहां पाए जाते हैं वहां के वाटर लेवल को बहुत कम कर देते हैं। जहां पाए जाते हैं वहां के वाटर लेवल को क्या कर देते हैं भैया? बहुत कम कर देते हैं और वहां का पूरा सिस्टम गड़बड़ा देते हैं। इसीलिए ये बात आपको रट के रखना है। पारिस्थितिकी यूकलिप्टस, यूकलिप्टस को कहीं कहीं लिपस्टिक कहते हैं, कहीं कहीं सफेदा कहा जाता है, कहीं कहीं लंबावा वृक्ष कहा जाता है, लंबावा वृक्ष भी कहते हैं। तो अलग जगह पर अलग अलग के नाम से जाना जाता है। सब लोग कमेंट में बता दीजिए कि आपके जिले में किस किस नाम से जानते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी बताइएगा कि आपके एरिया में लोग किस किस नाम से इसको पुकारते हैं। हमारे वहां तो लिपस्टिक कहते हैं, आपके वहां क्या कहते हैं भैया? जल्दी बताइएगा। चलिए सभी लोग बताइएगा। प्रतिमा, ए महाराज जल्दी बताओ आपके एरिया में क्या कहा जाए? हमारे वहां लिपस्टिक भी कहते हैं, सफेदा भी कहते हैं, यूकलिप्टस कहा जाता है। चलिए, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है भैया। चलिए एक बात और बता दे कि नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का सबसे लंबा वृक्ष भी यही है, यूकलिप्टस। उत्तर भारत का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो हम कहेंगे सर यूकलिप्टस है। अगला सवाल आपके पास आ गया है कि डॉट डॉट प्रजातियां संकट ग्रस्त प्रणाली IUCN द्वारा वर्गीकृत में नहीं शामिल किया गया है। तो आपको बस इतना बताना है, जो IUCN की लिस्ट होती है, IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में कौन नहीं शामिल है? तो हानिकारक वाला नहीं शामिल है, बाकी सारे जीवधारियों की लिस्ट बनी हुई है। पक्का
जो विलुप्त हो गए हैं उनको, जो विलुप्त होने के कगार पर है, वो जो असुरक्षित है, वो हानिकारक वाले नहीं शामिल के, क्योंकि हानिकारक वाला काम जो है वो नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है पक्का। सर आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई बता सकता है आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बता दीजिएगा, ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। कहाँ है भैया? स्विट्जरलैंड के, कहाँ है भैया? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, इस चीज याद रखना। कहाँ है भैया? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। ठीक है बाबू, चलिए हाँ, अगला सवाल है इकोटोन क्या होता है? बाबू जल्दी बताओ इकोटोन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा सर इकोटोन क्या होता है। तो जहां पर दो अलग अलग बायोम आके मिलते हैं उसे हम इकोटोन कहते हैं। मान लो ये पानी है, या कह सकते हो जल वाली पारिस्थितिकी है, और ये वन वाली पारिस्थितिकी है, तो यहां पर जो ओवरलैप करते हैं उसी को हम लोग इकोटोन कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया? इकोटोन कहेंगे, है ना। तो जहां दो बायोम आपस में मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? इकोटोन कहते हैं। मजा आ रहा है? एक बार यस या नो बोलिए, मजा आ रहा है दोस्तों पक्का। चलिए, तो इकोटोन क्लियर हो गया। सर इकोटोन हम किसे कहते हैं? अगला सवाल, अगला सवाल सुनिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अब बताओ भैया, सर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कहा गया था 1972 में, कहा गया कि हर साल 5 जून को मनाया जाएगा, और पहली बार 1973 में मनाया गया था। ठीक है, तो घोषणा 1972 में किया गया और 1973 से मनाया जाने लगा हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मना। तो आपसे पूछा जाता है पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा कब हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों 1972 में। कब से मनाया जाने लगा रेगुलर? तो बताइए 1973 में। ये दोनों तारीख याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलिए ओके। अगला सवाल आपके पास आ गया है, इको मार्ग भारतीय उत्पादक को दिया जाता है। सभी लोग बताइएगा सर इको मार्ग क्या होता है? एक होता है इको मार्ग, क्या होता है सर? इको मार्ग होता है ना, और एक होता है एग मार्ग। क्या होता है? एग मार्ग होता है। ठीक है भैया, चलिए। सर इको मार्क होता है जो पर्यावरण मैत्री, मतलब इको फ्रेंडली जिसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इको फ्रेंडली कहते हैं। क्या बोलते हैं? इको फ्रेंडली कहा जाता है। मतलब ऐसा पदार्थ जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही तैयार किया गया है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही तैयार किया गया है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? इको फ्रेंडली बोलते हैं, या इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कहा जाता है। और एग मार्क क्या होता है? तो एग मार्क जो है वो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता बताता है। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता बताता है। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता बताता है। क्या बताता है भैया? गुणवत्ता बताता है, मतलब क्वालिटी बताता है कि खाना अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ये सब हमारे वहाँ क्या होता है, हम लोग जैसे गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय लोग क्या करते हैं ना, जहाँ सस्ता मिले कितनों भी गड़बड़ चीज हो वो बात खा ही लेंगे, है ना। सस्ते पे ज्यादा ध्यान देते हैं हम लोग, है ना। क्या करें, क्योंकि हम लोग थोड़ा वैसे फैमिली से आते हैं। तो ओवरऑल मेरे कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, भले ही थोड़ा खाइए, है ना, ज्यादा मत खाइए, है ना। तो हम लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, क्वांटिटी पे। यहां से लेकर यहां तक पूरा पेट भरना चाहिए, भले ही ईटा पत्थर पेट में भर लो, ऐसे ऐसे चलो जरूर, है ना, ऐसे ऐसे चलो। भले ही बीमार हो जाओ, ले उल्टी ले दस्त, फ्री का सरकार दे दे तो चारकोल भी खा जाएंगे हम लोग, है ना। अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे चीजों पर ध्यान देना होगा, ठीक है बाबू। अगला सवाल आपके पास आ गया है, मरुद्भिद पौधा किसे कहा जाता है? तो मरुद्भिद को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों जीरोफाइट। क्या बोलते हैं सर? जीरोफाइट। तो ऐसा पौधा मेरे प्यारे बच्चों जो एकदम से गर्मी में बिना पानी वाले स्थान पर उगता है। गर्मी मतलब जो रेगिस्तानी पौधा होता है, तो उष्ण और शुष्क स्थानों पर जो पौधा उगता है, जैसे नागफन्नी। क्या होता है भैया? नागफन्नी होता है। क्या होगा? नागफन्नी, कैक्टस जिसको बोला जाता है। अगला सवाल क्या कहता है,
निम्न समुच्चय में कौन सी ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो हमने आपको बताया था मीना का जलवा। कौन सा था भैया? मीना का जलवा हो जाएगा, है ना भैया। मी मतलब होता है मीथेन, क्या हो जाएगा सर? मीथेन। ना का मतलब होता है सर नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा का मतलब होता है जलवाष्प हो जाएगा। अब बताओ भैया आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल था, पक्का। अगला सवाल अगर बढ़ाया जाए तो सभी लोगों का दायित्व होता है कि चटाचट आंसर दे दीजिएगा। सभी लोग बताइएगा मीना का जलवा ट्रिक अच्छा है कि नहीं अच्छा है? यस या नो, यस या नो बताइएगा भैया। मीना का जलवा जो ट्रिक है वो अच्छा है। चलिए, तो जब मीना का जलवा ट्रिक अच्छा है तो प्रश्न एक बार ग्रीन हाउस वाले आप लोगों के सही हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब, चलिए ओके। अगला सवाल आ जाते, लेकिन लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा बाबू कि ये बताइएगा कैडमियम के प्रदूषण होने से कौन सी बीमारी होती है? तो अगर कैडमियम का प्रदूषण हो गया है, पानी के थ्रू कैडमियम आपके बॉडी के अंदर चला गया है, तो बीमारी हो जाती है इटाई इटाई रोग। कौन सा रोग सर? इटाई इटाई रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई रोग हो जाता है। ओके, चलिए। मिनीमाटा किसके प्रदूषण से होता है सर? पारा के प्रदूषण से होता है, मरकरी के। ब्लैकफुट किसके प्रदूषण से होता है? तो बता दीजिएगा सर आर्सेनिक के प्रदूषण से होता है। किसके प्रदूषण से सर? आर्सेनिक के प्रदूषण से होता है। ये बात याद रखना, आर्सेनिक के प्रदूषण से होता है। डिसलेक्सिया होता है, वो दूसरा कारण माना जाता है। पक्का? चलिए भाई साहब, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इटाई इटाई रोग होता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन की जाने की जो इसकी क्षमता को कम कर देता है, जो श्वास रोध होता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मतलब ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कौन सी गैस है जिससे इंसान की जान भी जा सकती है? ऐसी कौन सी गैस है जिससे इंसान की जान भी जा सकती है? तो वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इधर देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन को देखेगा चपाक से रिएक्शन कर लेगा, और जहां हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन की रिएक्शन करने की क्षमता को क्या कर लेगा भैया? कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इंसान की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल है, कह रहा है प्रदूषण में जो सूचकांक एसपीएम होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग बताइएगा एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्या हो जाएगा सर? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। दानिश खान वालेकुम सलाम भैया। चलिए ओके। अरे सुमन रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? रुको 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 रुको, चलिए ना जाओ छोड़ के, हम जैसा कहीं मास्टर ना मिलेगा। चलिए आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अगला सवाल, अगला सवाल इधर देखोगे। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण से संबंधित नहीं है? अब बताओ भैया कौन सी ऐसी समस्या है जो पर्यावरण से संबंधित नहीं है? एकदम शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चलिए संजना कुमारी ध्यान दीजिएगा, इधर देखो, इधर तो देखो, इधर तो देखो, इधर तो देखो। तो बढ़िया सवाल है कि कौन सी पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो वनारोपण भैया, है ना। तो वनारोपण जो होगा ये तो फायदा ही होगा भाई साहब, ये तो आपके लिए फायदेमंद माना जाएगा। वनारोपण करा जाएगा तो वो तो फायदे होगा आपके लिए, पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं है। ठीक है, चलिए इतनी बातें याद रखना है। ठीक है, चलिए भोजन का आनुवांशिक संशोधन ये पर्यावरण को है भाई, नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को। ठीक है, चलिए ओके। अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? आपको बताना है कि कौन प्रजनन जो करता है वो मुकुलन द्वारा नहीं करता है। प्रजनन या रिप्रोडक्शन जो होगा वो मुकुलन के द्वारा नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एनालिडा हो जाएगा। एनालिडा में ही क्या आ जाता है? तो एनालिडा में ही आपका प्यारा सा केचुआ आ जाता है। क्या आता है? केचुआ आ जाता है। और केचुआ में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है सर? लैंगिक जनन होता है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, एनालिडा हो जाए। क्या हो जाएगा?
सर एनालिडा इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा आंसर दोस्तों? एनालिडा इज द करेक्ट आंसर। एनालिडा में केचुआ आता है। केचुआ को क्या बोला जाता है? सर किसानों का मित्र कहा जाता है। अच्छा, किसी सांप का नाम बताया था जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है, तो किस सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों? सभी लोग बताइएगा, किस सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है? फेटारा को? ए महाराज जल्दी बताओ, कौन सा ऐसा सांप है जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है? सभी लोग बताइएगा, किस सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है? धामिन सांप को कहा जाता है। क्या बोलते हैं? धामिन सांप को या धमिना सांप को कहा जाता है ना? तो कौन सा सांप होता है? धामिन सांप, कहीं कहीं धमना भी कहा जाता है ना? धामिन सांप कहीं कहीं धामन भी बोला जाता है और कहीं कहीं धमिना भी बोला जाता है। तो एक सांप होता है जो खेत के किसानों के जो खेत होते हैं उसमें चूहा होता है, उस चूहा को खा लेता है ना? और ये इंसान को काटता नहीं, मतलब ये नॉन पॉइजनस है, जहरीला नहीं होता है, गैर जहरीला होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है पक्का। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होता। देखिए खेत में होता है, ये क्या करता है कि खेत में रहेगा। चलिए, बहुत बहुत संजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है? वो चूहा को खाएगा, इंसान को तो नहीं काटता है ना, तो इंसान का पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल सुनिएगा। रेशम कीट जिस पे पनपता है वो क्या है? तो जरा बताइएगा, रेशम जो होता है उसका पालन कहाँ किया जाता है? तो रेशम पालन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो सहतूत पे किया जाता है। कहाँ किया जाता है भैया? सर सहतूत पे किया जाता है। याद रखना, सहतूत के वृक्ष पर किया जाता है, इतनी बात है याद रखना, है ना? सहतूत की पत्ती को वो खाता है। सहतूत का वैज्ञानिक नाम है मार्वस अल्बा। और सहतूत की लकड़ी लाकड़ी, सहतूत की जो लकड़ी होती है उसी से हाकी की छड़ी बनाई जाती है। क्या भैया? हाकी की छड़ी बनाई जाती है, ये बात याद रखना। ठीक है, हाकी की छड़ी बनाई जाती है, इतनी बातें रट के रखना है दोस्तों। एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद है। मजा आ रहा है? चलिए, तो मजा आ रहा है भैया तो लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। लाइक वाला बटन दबाओ, शेयर करो जल्दी से। एम्फीबिया बनाता है, सभी लोग बताइएगा एम्फीबिया हम किससे कहते हैं? तो एम्फीबिया हम उनको कहते हैं सर जो जल में भी रहे और स्थल में, दोनों में रहे। जल और स्थल दोनों में अगर रहेगा तो उससे हम एम्फीबिया कहेंगे। तो याद रखना, जल और स्थल दोनों में रहने वाले को क्या बोला जाता है? एम्फीबिया बोलते हैं, है ना भैया? तो जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहा जाता है। इसको हम लोग प्यार से उभयचर कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? उभयचर कहते हैं। और सर उभयचर में आता कौन है? मेढक आ जाता है। कौन आता है? मेढक आ जाता है। अरे वही अपना मेढक राणा टिग्रीना, वही अपना मेढक राणा टिग्रीना। चले भैया आते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? सभी लोगों को बताना है कि अगर हम ब्लड की बात करते हैं, मानो रक्त की बात करते हैं, तो रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है आपकी आरबीसी, दूसरा आपका होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा आपका हो जाएगा सर प्लेटलेट्स हो जाएगा, है ना? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है भैया? 120 दिन। आंसर यही हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का 1 सप्ताह माना जाता है। कितना माना जाता है भैया? 1 सप्ताह माना जाता है। और इसका भी 1 सप्ताह माना जाता है। कितना माना जाता है भैया? 1 सप्ताह माना जाता है। ठीक है, चलिए तो मैंने तीनों को बता दिया पक्का। चलिए अब आते अगला सवाल है। वो कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है? अब बताइएगा सर। डब्ल्यूबीसी मतलब होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और इसी को हमारे शरीर का वीर सिपाही कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? हमारे शरीर का इसे वीर सिपाही कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं दोस्तों? वीर सिपाही कह देते हैं। क्या बोलेंगे? वीर सिपाही कह देते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। बाकी जो काम है कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को ले जाना, ये आरबीसी का काम है पक्का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? मतलब वो कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने से रोकता कौन है? रक्त को जमने से रोकने का काम कौन करता है? सभी लोग बताइएगा, रक्त को जमने से रोकने के लिए काम कौन करता है? लाला जल्दी बताओ, रोकने के लिए काम कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो रक्त को जमने से रोकने के लिए काम करता है आपका हिपैरिन।
क्या है भैया? हिपैरिन एक प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। हिपैरिन क्या है तो बता दीजिएगा सर। एक प्रोटीन है जो कि हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भैया? सर प्लाज्मा में पाया जाता है, ये बात याद रखना। बाकी यहाँ जो लिखा है फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, ये रक्त को जमाता है और ये जमने से रोकता है। इतनी बातें क्लियर है। अगला सवाल आपके पास आ गया है, कह रहा एबीओ खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? जरा ध्यान से देखेगा। अगर आपसे पूछ लिया कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था भैया? सर विलियम हार्वे थे। लेकिन अगर पूछ लिया रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो रक्त समूह की जो खोज किया था मेरे प्यारे बच्चों, वो वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था भैया? कार्ल लैंडस्टीनर हुआ करते थे। कौन होते थे भैया? कार्ल लैंडस्टीनर। तो दोनों का नाम याद रखना है ना, दोनों का नाम याद रखना। अगर वो ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे तो विलियम हार्वे, अगर ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है भैया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है, याद रखना, ठीक है। ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर या एक्सेप्टर कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना। अगला सवाल आपके पास आ गया है, सुनो भैया। कह रहा रक्त समूह वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है? जरा बताइएगा, ओ किससे ले सकता है? सभी लोग बताइएगा, ओ किससे ले सकता है? तो केवल एक लोग से ले सकता है, वो है ले सकता है किससे? ओ से। केवल ओ से ले सकता है। दे सबको सकता है लेकिन ले केवल एक से सकता है, ठीक है। तो भैया हम इससे कहेंगे सबको दे सकता है, सबको दे सकता है, दे सकता है ना भैया। लेकिन कहेंगे केवल ओ से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ठीक है बाबू। इतनी बातें आपको याद रखना। एकदम शानदार सवाल, जबरदस्त और जिंदाबाद है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने अब तक ब्लड डोनेट किया है? जरा एक बार कमेंट करके बताओ। कोई ऐसा बच्चा है जो अब तक ब्लड को डोनेट किया हो? ए बाबू जल्दी बताओ, कौन कौन ऐसा बच्चा है जो रक्त को दिया हो अभी तक? कोई बता सकता है? चलिए सभी लोग बताइएगा, कोई ऐसा है जो ब्लड डोनेट किया है? बहुत शानदार। मैं तो भैया उन लोगों को 21 तोपों की सलामी जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है, और जिन लोगों ने ब्लड नहीं डोनेट किया उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए। जरूरत पड़े, किसी की तबीयत खराब हो तो ब्लड दे देना चाहिए। कुछ होता हो आता नहीं। बहुत लोग तो डरा जाते हैं ना। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब उनके साथ दिक्कत आएगी तो वो सबको याद करेंगे कि चचा का, मौसी का लड़का का लड़का का लड़का ब्लड दे देगा तो अच्छी बात है ना। लेकिन जब उनको खुद को देना होगा ना, तब कहेंगे हमारा बीपी लो है, हमको बुखार है 5 दिन से, चक्कर आता है, अभी जा रहे थे कल ही गिर पड़े थे नाले में, इतना चक्कर आ रहा था। तो इस तरह के लोग कहते हैं भैया, है ना। लेकिन देना भी चाहिए सबको, क्योंकि कल को आपको भी तो जरूरत पड़ जाएगी, है ना। ये चीज याद रखना। तो डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है ना। तो अपने ये दुनिया में लोग ऐसे होते हैं, है ना, कि अपना लेना होता है ब्लड तो लोग ले लेते हैं, है ना। देना होगा तो कहेंगे चक्कर आ रहा है, उल्टी हो रही है, ये है वो है। चलिए भाई साहब, ओके। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों सर्वदाता किसे कहते हैं? तो सर्वदाता कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों ओ को कहते हैं। किसको? ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं। और ओ भी कौन सा होता है? ओ निगेटिव होता है और ओ पॉजिटिव, तो ओ निगेटिव वाला माना जाएगा। तो ऑप्शन में अगर ओ दिया होगा तो ओ, अगर ओ निगेटिव पॉजिटिव दिया होगा तो ओ निगेटिव। फिर उसके बाद आ जाता है आपका सर्वग्राही। क्या हो जाएगा? सर्वग्राही हो जाएगा। और सर्वग्राही कौन सा होता है? सर ए बी होता है। और ए बी में कौन सा? तो बता दीजिएगा सर ए बी निगेटिव या ए बी पॉजिटिव, तो बता दीजिएगा सर ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ सर्वदाता कौन सा है? ओ है। और सर्वग्राही कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो बता दीजिएगा ये सर्वग्राही ए बी है, ठीक है। चलिए ओके, इतनी बात तो याद रखना है कि ओ सबको दे सकता है लेकिन केवल ले सकता है इसी से, और ए बी सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है। देने के मामले में इसका भी कलेजा फाट जाता है, ठीक है। चलिए भैया, ठीक है। तो सब लोग ब्लड दे दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
गाय के दूध में किसके कारण थोड़ा पीलापन आता है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम दूध की बात करते हैं तो दूध में 3-4 बातें बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो सर दूध मीठा होता है ना। मीठा इसलिए होता है क्योंकि दूध में होता है लैक्टोज शुगर। क्या होता है? लैक्टोज शुगर होता है, जिसकी वजह से मीठा होता है। और दूसरा, दूध सफेद होता है। कैसा होता है भैया? सफेद होता है। क्यों सफेद होता है? क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है सर? कैसीन प्रोटीन के कारण वो सफेद होता है। एक तो हो गया। दूध क्या होता है भैया? हल्का पीला भी होता है। क्या होता है भैया? हल्का पीला होता है। तो हल्का पीला किसकी वजह से होता है? तो बता दीजिएगा, कैरोटीन की वजह से होता है। कैरोटीन की वजह से होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बाबू, चलिए। तो सभी लोग सेशन को लाइक करो, शेयर करो, और आज का सेशन एकदम शानदार बनाइएगा भैया। अगला सवाल क्या कहता है? इनमें से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? तो जरा बताइएगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? एकदम झमाझम आंसर करिएगा सर। वाटर सॉल्युबल विटामिन किसे कहा जाता है? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन हम किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद कर लो, WBC। W मतलब वाटर, विटामिन बी और विटामिन सी। कहीं दिखाई दे रहा है? आंसर चट्टरे लगा दीजिएगा। इतना पढ़ लो, इतना रट लो ना कि मजा आ जाए, मजा आ जाए, मजा आ जाए भैया, है ना। तो WBC, ए महाराज, WBC, W मतलब वाटर। क्या होता है? वाटर। और वाटर में घुला वाला विटामिन बी है, और क्या है? विटामिन सी है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, विटामिन। अगर ये याद है तो आगे की याद करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे जो हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल इधर देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है? चलिए चलिए भैया, सभी लोग बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। तो याद रखना, इनमें से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है? जरा रवि की दीदी, ए रवि की दीदी, रवि अपने दीदी से मांग रहे हैं कि जरा हमको इंस्टाग्राम आईडी दे दो। दे दो बिटिया, क्या करना है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, हम फड़फड़ा रहे हैं। दे दो, दे दो, दे दो। पढ़ेंगे नहीं, इंस्टाग्राम आईडी चलाएंगे। गजब आदमी है भैया, है ना। चलिए ओके। दे दो भैया, दे दो, दे दो, इंस्टाग्राम आईडी दे दो बिटिया, बहुत जरूरी है। दीदी दे दो जरा, गजब इंसान है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन ए पाया जाता है पपीता में, है ना। अगर वैसे पूछा जाता तो बता देते सर गाजर, गाजरा, गाजर हो जाता है ना। क्या हो जाएगा भैया? अगर वैसे पूछता गाजर, फिर क्या बताते? पपीता, फिर क्या बताते भैया? आम, है ना। इन सब में पाया जाता है। तो पहले नंबर पर गाजर, गाजर का पपीता, फिर आम हो जाता है। एकदम बढ़िया सवाल है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग बताइएगा कि पेलाग्रा और स्कर्वी किसकी वजह से होता है? तो पेलाग्रा जो होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है, और स्कर्वी जो होता है सर वो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से सर? विटामिन सी की कमी से। तो पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, और स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? सर विटामिन सी की कमी से होता है। इतनी बातें आपको एकदम रट के रखना, एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद दोस्तों। अब जरा ध्यान से, विटामिन B3 का नाम क्या है बाबू? तो बता देंगे सर, नियासिन नाम है। क्या नाम है? नियासिन नाम है। और विटामिन सी का नाम क्या है बाबू? तो बता देते हैं सर, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। क्या नाम है सर? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। तो माहौल जब जब खट्टा हुआ तो बता दीजिएगा विटामिन सी। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करके और लाइक वाला बटन दबाकर आगे बढ़ जाते हैं। चलो भैया, अगला सवाल क्या कहता है? अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसके अंदर किसकी कमी है? जल्दी बताइएगा। अगर किसी इंसान के अंदर रिकेट्स की कमी हो गई तो जरा बताइएगा उसको क्या दिक्कत है, किस चीज की कमी है? तो रिकेट्स, जिसको प्यार से हम लोग सूखा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सूखा रोग कहते हैं। और ये सूखा रोग जो होता है वो हड्डी से संबंधित बीमारी है। और याद रखना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है सर? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। पक्का मेरे प्यारे बच्चों, किसकी कमी से होने वाला रोग है सर? विटामिन डी की कमी से रोग होगा। इसीलिए इंसान को कम से कम सुबह उठ के मुंह देखना चाहिए सूरज महाराज की, धन्य हो, है ना। चलिए ओके, अगला सवाल आपके पास फिर आ गया है, ध्यान से देखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? फोलिक एसिड की कमी से, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग? विटामिन ए की कमी से और विटामिन B1 की कमी से। ए बाबू इधर देखो, इधर तो देखो, इधर देखो। चलो भैया, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हुआ सर? स्कर्वी रोग हो गया।
फोलिक एसिड मतलब होता है विटामिन B9, B9 की कमी से रक्त अल्पता हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। तो पहला का चौथा या ये से, दूसरा का तीसरा, दूसरा का तीसरा, ओके। अब क्या हो जाएगा, तीसरा का पहला, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है भैया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अगला सवाल आपके पास आ गया है, लेकिन हम चाहेंगे कि सभी लोग लाइक वाला बटन दबाते चलो भाई साहब, ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा? विटामिन ए की कमी से रिकेट्स होता है, गलत बात है भैया, है ना। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, सही बात है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा और तीसरा सही है, बाकी पहला वाला क्या है भैया, पहला वाला गलत है। काहे गलत है मैं बता देता हूं। विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है रतौंधी। कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, जो नाले में गिर जाते हैं। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो सर विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? सर विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ये शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद सवाल है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्कारबिक एसिड विटामिन सी का नाम है, B1 का नाम थाइमीन है, और विटामिन डी का नाम रेटिनॉल है, विटामिन के का नाम नेफ्थोक्विनोन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो गलत है वो गलत है डी। विटामिन डी का नाम क्या है बाबू? तो हम कहेंगे सर ये तो नाम कैल्सीफेरॉल का है। किसका है भैया? कैल्सीफेरॉल का है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। रेटिनॉल जो है वो भैया विटामिन ए का नाम है। किसका नाम है? सर विटामिन ए का नाम है। मजा आ रहा है? सभी लोग बताइएगा, मजा आ रहा है ना? मजा आए तो बताइएगा, एकदम सपना चौधरी वाला डांस करके दिखाऊंगा, है ना। चलिए, हाँ कुछ बच्चे कहते सर मजा नहीं आता है, तो मजा नहीं आएगा तो बताइएगा, क्योंकि बहुत लोगों को तो लगता है हम पढ़ने नहीं आए, मुजरा देखने आए, है ना। चलिए खैर आते हैं, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा भैया। हाँ, एक बच्चा थोड़ा कंफ्यूजन में मैं बता देता हूं। नेप्टोक्विनोन और फिलोक्विनोन दोनों विटामिन जो है के का नाम है। फिलोक्विनोन भी कहा जाता है और नेप्टोक्विनोन भी कहा जाता है। तो ये विटामिन के दो नाम है भैया, विटामिन के दो नाम है। नेप्टोक्विनोन भी नाम है और फिलोक्विनोन नाम है, तो कंफ्यूज आइएगा नहीं बाबू, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? विटामिन B1 संतरा में पाया जाता है, विटामिन डी लीवर कॉर्ड ऑयल में पाया जाता है, विटामिन ए जो है वो गेहूं में मिलता है, या विटामिन के अल्फा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक में से। तो भैया ये गलत है। संतरा में पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। संतरा में क्या पाया जाता है? सर विटामिन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये विटामिन B1 जो होता है वो संपूर्ण अनाज में पाया जाता है। संपूर्ण अनाज मतलब होता है छिलका सहित पाया जाता है। संपूर्ण अनाज में या छिलका सहित अनाज में पाया जाता है। यही आपको बताना था दोस्तों। शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है। अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? अगर बता दीजिए कि आयोडीन की कमी हो जाए आपके खाने में तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? तो जैसे हमारे खाने में आयोडीन की कमी होगी वैसे बीमारी हो जाएगी ग्वाइटर गंडमाला, या इसी को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? घेंघा बोला जाता है। क्या बोलेंगे भैया? घेंघा कहा जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे बाबू? तो बता दीजिएगा सर इसी बीमारी को हम घेंघा कहते हैं। या अब जरा ये बताइएगा, घेंघा में क्या प्रभावित होता है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा, घेंघा में प्रभावित अंग क्या होगा? प्रभावित अंग क्या होगा? अब बताओ भैया। तो घेंघा से प्रभावित होने वाला जो अंग होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? थायराइड ग्रंथि होगी। क्या होगी भैया? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। क्या होगी सर? थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। गला ना कहिएगा ना तो हम गला दबा देंगे सबका, ठीक है। चलिए क्या प्रभावित होगा तो बता दीजिएगा सर, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी। इतनी बातें आप लोगों को रट के रखना है। बताओ भैया, मजेदार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद क्वेश्चन है। चलो भैया ठीक है, चलिए ओके। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है ठाकुर? चलिए अगला सवाल कहता है कि लौ की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जल्दी बताइएगा। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। क्या होता है दोस्तों? सर एनीमिया हो जाता है। क्या होता है सर? एनीमिया या रक्त अल्पता हो जाता है। एनीमिया को हो चाहे क्या को भैया?
रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सिग्मोइड कोलन कहाँ पाया जाता है। बताओ भैया कि सर सिग्मोइड कोलन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप आंसर चट दे बता दीजिएगा। सर बड़ी आंत में मिलेगा देखने को। क्या मिलेगा, बड़ी आंत में देखने को मिलेगा। चलिए भाई साहब, ओके। अगला सवाल क्या कहता है, शरीर के किस भाग में पित्त रस का स्राव होता है। अब जरा यहाँ बाइल जूस की बात करते हैं। बाइल जूस कहो चाहे पित्त रस कहो, क्या बोलोगे भैया, सर पित्त रस की बात करें। सर पित्त रस का जो स्राव होता है, स्राव मतलब सिक्रीशन होता है, वो कहाँ से होता है सर, यकृत से या लीवर से या करेजा से या जिगर से होता है। सर ये स्टोर कहाँ होता है, मतलब सर ये संचय कहाँ होता है, तो हम कहेंगे सर पित्ताशय या गॉल ब्लेडर, पित्ताशय या गॉल ब्लेडर में होता है। सर ये काम कहाँ करता है, काम इसका कहाँ होता है, तो बता दीजिएगा सर इसका काम होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है भैया, सर छोटी आंत में होता है। इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका उत्पादन कहाँ होता है, चट्ट दे आंसर लगा दोगे, पक्का, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद भैया, ठीक है। चलिए ये बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, शरीर का रासायनिक फैक्ट्री किसे कहा जाता है। शरीर का रासायन फैक्ट्री किसे कहते हैं, शरीर का रासायन फैक्ट्री किसे कहते हैं। अब बताओ भैया, शरीर का रासायन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, केमिकल फैक्ट्री किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो बता दीजिएगा सर यकृत को बोला जाता है या लीवर को कहा जाता है। यकृत को कहते हैं या सर लीवर को कहते हैं, किसको कहेंगे, यकृत को कहा जाएगा या लीवर को कहा जाता है। ये सब हम खूब पढ़ा चुके हैं भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम कौन कौन सा, यही बताना है दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम मेरे प्यारे बच्चों कौन सा, एमाइलेज है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है और माल्टोज को ग्लूकोज में भी तोड़ देता है। प्रोटीएज प्रोटीन को पचाता है, पेप्टिडेज प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज लिपिड को पचाने वाला एंजाइम है। अगला सवाल, लेकिन अगले सवाल पर एकदम धाकड़दार तरीके से आंसर देना होगा। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, मतलब आपको बताना है कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें रिपेयरिंग शक्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो सबसे कम पूछा है ना, तो सबसे कम किसमें पाई जाएगी, तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में पाई जाती। किसमें पाई जाती है भैया, मस्तिष्क की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये चीज आपको याद रखना। लल्ला इधर देखो, इधर तो देखो, इधर तो देखो। गाड़ी वाड़ी धीमे चलाया करो, क्योंकि गाड़ी वाड़ी चलाते वक्त लापरवाही हो जाती है तो दिमाग में चोट लग जाती है, और लगा दिमाग में चोट कभी सही नहीं होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दारू शराब पीने वाले का लीवर खराब हो जाता है तो एक बार लीवर बन जाने के चांस होते हैं, बट अगर कहीं दिमाग में चोट लग गया तो सब गड़बड़ेशन हो जाएगा, है ना। तो याद रखना कि गड़बड़ी से बचने के लिए थोड़ा गाड़ी वाड़ी धीमे चलाना चाहिए, ठीक है भैया। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। बताइएगा कि जो हमारा श्वसन का केंद्र कहाँ है, ए बाबू जल्दी बताओ, श्वसन केंद्र ब्रेन के किस हिस्से में है। तो श्वसन केंद्र ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगाटा में है। कहाँ है सर, मेडुला ऑब्लोंगाटा में है। कहाँ है भैया, मेडुला ऑब्लोंगाटा में है। यही चीज आपको याद रखना है। कहाँ भैया, सर मेडुला ऑब्लोंगाटा में है। एकदम धाकड़दार प्रश्न है, और धाकड़दार प्रश्न का आंसर धाकड़दार ही होना चाहिए, और इसीलिए हम चाहते हैं कि खूब शानदार तरीके से आंसर दीजिएगा, मजा आ जाए। लेकिन याद रखना सेशन को लाइक करते चलिएगा और बटनिया इसको दबा दीजिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। तो शानदार क्वेश्चन था, और इस शानदार क्वेश्चन का आंसर शानदार होना चाहिए। अगला सवाल कहता है, मानव की कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। चलिए भैया, जिसको हम लोग प्यार से पल्स रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सर पल्स रेट कहते हैं। तो पल्स रेट उतना ही होता है जितना हृदय के कार्य करने की दर होती है। तो याद रखना, हृदय के बराबर होता है, उसी दर पर होती है जितना हृदय होता है, ठीक है बाबू। चलिए इधर देखो, इधर तो देखो, ये हमारा हाथ है, और इस हाथ पर यहाँ पर देखेंगे तो एक आर्टरी होती है। इस आर्टरी का नाम है रेडियल आर्टरी या रेडियल धमनी। तो यहीं पर धुक धुक होता रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है बाबू, पल्स रेट बोल। तो पल्स रेट उतना ही होता है जितना हार्ट रेट होता है।
अगला सवाल कहता है धमनियां रक्त का वहन करती है जो भरी होती है। तो जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, सभी धमनी जो होती है, सभी धमनियां मतलब कि सभी आर्टरीज जो होती है, इस सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। सभी धमनियों में क्या है भैया सर, शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है। अपवाद एक को छोड़कर, अपवाद एक को छोड़कर, कौन सा भैया, पल्मोनरी धमनी। कौन सा, पल्मोनरी धमनी। याद रखना सभी धमनियों से क्या होता है, शुद्ध रक्त निकलता है, एक अकेले को छोड़कर पल्मोनरी धमनी, है ना भैया। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर बहती है। तो जितनी भी धमनियां हमारे शरीर में है वो सारे धमनियों में क्या होगा भाई। चलिए बाबू, एक बच्चा ना कमेंट किया है ना, तो मैं देखकर शर्मिंदा हूं कि कौन कौन प्रजापति है। गलत बात है भैया, ये पढ़े लिखे बच्चों का खेल नहीं है, गलत बात है, अच्छी बात नहीं। जाति, धर्म, क्षेत्र, ये सब गलत बात है। मैं शर्मिंदा हूं कि ऐसे बच्चे को पढ़ाता हूं, गलत बात है ये सब, है ना। मान लो कोई आपका प्रजापति होगा ही होगा तो क्या हो जाएगा, गजब इंसान है। ये गलत बात है ना। चलिए, है ना, चलिए भाई, ये सब गलत बात है। सब लोग अपने भारतीय हैं, सब लोग भाई बहन हैं, ये सब चीजें गलत बात है। चलिए, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी कौन सी है, सभी लोग बताइएगा। मानव शरीर के जो है पैरों की हड्डी कौन सी होती है, ये बता दीजिएगा। मानव शरीर में जो पैरों की हड्डी होती है वो कौन सी है, सभी लोग आंसर करिएगा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो पैरों की हड्डी कौन सी होती है, फिबुला और टिबिया होती है। फिबुला होती है और टिबिया होती है, ठीक है, फिबुला होती है और टिबिया होती है, ये बात याद रखना। अगला सवाल आपके पास आ गया, हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, सभी लोग बताइएगा। टोटल मसल्स इन द बॉडी कितना होता है, टोटल मसल्स इन द बॉडी, है ना, टोटल मसल्स इन द बॉडी। शरीर में सबसे या कुल मांसपेशियां कितनी होती है, तो हम कहेंगे 639 होती है। कितना होता है भैया, 639 होती है। कितनी होती है दोस्तों, सर 639 होती है। और तो सुनो, और तो सुनो, यही नहीं, अगर पूछेगा कि पेशियां कितनी प्रकार की होती है तब आंसर क्या देंगे, तो हम कहेंगे सर पेशियां 3 प्रकार की होती है। ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की, रेखित, अरेखित और तीसरा क्या होता है, हृदय पेशियां होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, इनमें किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, या सर मास्टर ग्लैंड हम किसे कहते हैं, किस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो याद रखना, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे ब्रेन में होते हैं। कहां होते हैं भैया, सर हमारे ब्रेन में होते हैं। अगला सवाल आपके पास फिर आ गया है, वृद्धिकर हार्मोन बनाता है, तो सभी लोग बताइएगा ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है, ए बाबू जल्दी बताओ। तो सर ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहां से निकलता है, सर पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। याद रखना किससे निकलता है, सर पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलता है, ये चीज याद रखना। अगला सवाल आपके पास आ गया है, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन स्रावित करती है उसे हम क्या कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम अग्नाशय की बात करते हैं, अग्नाशय की बात अगर हम करेंगे तो अग्नाशय में क्या पाया जाता है, लूप ऑफ लैंगरहैंस, लूप ऑफ लैंगरहैंस, या कह सकते हैं सर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं को आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं या क्रिप्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है। ये चीज आपको एकदम रट के रखना है शानदार तरीके से। अगला सवाल क्या कहता है, ठाकुर ध्यान दीजिएगा, मनुष्यों में कौन सा आपातकालीन हार्मोन है, सभी लोग बताइएगा। सर इमरजेंसी हार्मोन हम किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इमरजेंसी हार्मोन हम किसे कहते हैं, याद रखना इमरजेंसी हार्मोन हम कहते हैं एड्रेनालिन हार्मोन को कहा जाता है। और इसी एड्रेनालिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन को आपका कमेंट आ रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका कमेंट आ गया, खुश हो गए हम भाई साहब, है ना। चलिए ओके, और सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सारा प्यार दिया है।
नहीं तो मैच छोड़कर और हम पढ़ा रहे हैं, ये समझ लो बहुत बड़ी बात है। एक एक लाइन याद रहता है मैचवा का, हमको बहुत देखते हैं मैच, है ना, मजा आ जाता है ना। चलिए दोस्तों, खैर आते हैं। अगला सवाल कहता है कि कोलिफ हार्मोन किसे कहते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहां से निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन कहां से निकलता है। सभी लोग बताइएगा दोस्तों, आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए, सभी लोग बताओ बाबू आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। चलिए बच्चा, तो मैच का स्कोर हो गया 48 रन पे 1 विकेट, ठीक है, 48 रन पे 1 विकेट हो गया है, ये रहा मैच का स्कोर। अब सोच रहे सर कहां देख रहे हैं। चलिए, कोलिफ हार्मोन जो निकलता है वो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से। पहला का तीसरा यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए, तो अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है। अब बताइएगा सर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारी बड़ी आंत है और बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। ये हमारी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। पहला होता है आपका कोलन, क्या होता है, कोलन होता है। दूसरा आपका क्या होता है, सीकम होता है। और तीसरा आपका क्या होता है भैया, सर रेक्टम होता है, ठीक है भैया। तो सीकम का मॉडिफाइड फॉर्म है आपका बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। क्या है भैया, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। और यही बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, अवशेषी अंग है। क्या है, अवशेषी अंग है। क्या है भैया, अवशेषी अंग है। तो बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है भैया, अवशेषी अंग है या वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगला सवाल क्या कहता है, सर जीन क्या है। अब बताओ भैया व्हाट इज जीन। तो हम कहेंगे जीन जो है वो डीएनए का एक भाग है। किसका भाग है भैया, डीएनए का भाग है और अनुवांशिकता की इकाई है। क्या है भैया, अनुवांशिकता की इकाई है। क्या भैया, अनुवांशिकता की इकाई है। क्या है भैया, अनुवांशिकता की इकाई है। ये चीज आपको रट के रखना है, सभी प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है। अगला प्रश्न आपके पास आने वाला है, कह मियादी बुखार किसके कारण होता है। सर टाइफाइड किसकी वजह से होता है, ये बताना है दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा सर टाइफाइड किसकी वजह से होता है। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया से होता है। और इसी म्यादी बुखार को हम लोग आंत का बुखार भी कहते हैं। क्या बोलेंगे सर, आंत का बुखार भी कहा जाता है। ये चीज याद रखना, ठीक है, आंत का बुखार कहते। कोई भी टॉपिक उठाइए उसको अच्छे से पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए, रट रट के पढ़िए। सवाल आपसे कुछ भी पूछा जाए आप खड़े होकर आंसर दे रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ये होती है एक अच्छे कंपटीटर की क्वालिटी। समझना, ये होता है आपका छात्र जीवन का व्यक्तित्व कि आपसे से टफ सवाल पूछा जाए अब आंसर देके मुस्कुरा रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। ओके, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। डॉट्स नामक इलाज बीमारी किसकी वजह से होता है। शानदार तरीके से आंसर करिएगा। तो डॉट्स है वो किसका इलाज के लिए होता है, चलो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम डॉट्स की बात करें, DOTS है ना, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सिस्टम, फिर से सुनिएगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सिस्टम, ये टीबी के लिए दवा होती है। तो डॉट्स अपनाइए, टीबी भगाइए। भारत ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। कब रखा है, 2025 में रखा है। भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, ये चीज याद रखना। तो भारत टीबी मुक्त कब होगा, सर 2025 में टीबी मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है। अगला सवाल क्या कहता है, ठाकुर डीपीटी का टीका किसके लिए है। सभी लोग बताइएगा। सर जो टीका होता है डीपीटी, डी मतलब होता है बाबू डिप्थीरिया, क्या होगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। पी का मतलब होता है परट्यूसिस, क्या हो जाएगा, परट्यूसिस हो जाएगा। परट्यूसिस को क्या बोलते हैं, काली खांसी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सर काली खांसी कहा जाता है। और टी का मतलब होगा टिटनस, टिटनस हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो याद रखना ये सब के सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना ये आपका संयुक्त टीका है। एक संयुक्त 3-4 बीमारियों का एक संयुक्त टीका है, ठीक है। तो ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया से होने वाले एक संयुक्त टीका है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण
से होता है? सभी लोग बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करेंगे एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो है वो एक वायरस से होने वाला रोग है। और उस वायरस का नाम क्या था बाबू? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। कौन सा वायरस है सर? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस था। कौन सा वायरस था सर? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हुआ। एलिसा जांच किससे संबंधित है? सभी लोग बताइएगा। सर एलिसा जो जांच है वो किससे संबंधित है? एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट एस से। एलिसा जो जांच है वो किसका है सर? एड्स की जांच है। किसकी जांच है दोस्तों? सर एड्स की जांच है। किसकी जांच है सर? एड्स की जांच है। ये बात आपको याद रखना है। कौन सी जांच है भैया? एड्स की जांच है। इस चीज को रट के रखना है। शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है भैया। अगला सवाल आपके पास फिर आ गया। इधर देखो, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो है वो वायरस के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण? वायरस के कारण होने वाला रोग है। याद रखना, 27 मार्च 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। 27 मार्च 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। इस चीज को भी रट के रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? हड्डी तोड़ ज्वर सामान्यतः किसे कहा जाता है? तो हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है बाबू? बेपनाह दर्द होता है। याद रखना, हड्डी तोड़ बुखार जो है वो किसे कहते हैं? तो हड्डी तोड़ बुखार हम कहते हैं डेंगू को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? डेंगू को कहा जाता है। तो डेंगू बुखार में जो दर्द होता है शरीर का, जैसे लग रहा है किसी ने हड्डियां पकड़ के तोड़ दिया, मरोड़ दिया ऐसे करके, है ना? तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो हड्डी तोड़ बुखार हम किसे कहते हैं? तो हड्डी तोड़ बुखार हम किसे कहेंगे भैया? डेंगू को कहा जाता है। और सर डेंगू वायरस से होता है। किससे होता है सर? वायरस से होता है, अरबो वायरस से। और इस बीमारी का वाहक कौन है? वाहक मतलब वेक्टर, मतलब फैलाता कौन है? तो मादा एडिस मच्छर है। कौन है भैया? मादा एडिस मच्छर है। सर इसमें क्या होता है? तो इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट की संख्या क्या हो जाती है भैया? कम हो जाती है। अगला सवाल आपके पास फिर आने वाला है। इधर देखो, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? अब बताओ भैया। सर मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? शानदार सवाल है, जबरदस्त और जिंदाबाद। तो शानदार सवाल यह है कि मेनिंजाइटिस हमारे मस्तिष्क को प्रभावित। सर मेनिंजाइटिस किससे होता है? तो मेनिंजोकोकल नाम की बैक्टीरिया से होता है। मेनिंजोकोकल नाम की बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो याद रखना कि मेनिंजाइटिस जो होता है वो बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। इतनी बातें समझ के रखना है। एकदम मजेदार सवाल है, शानदार है और जबरदस्त है और जिंदाबाद भी है। आओ भैया, अगला सवाल क्या कहता है? एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? ए बाबू जल्दी बताओ, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? सभी लोग बताइएगा। सर एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका तैयार किया था। किसका? चेचक का टीका। दुनिया का पहला जो टीका है वो क्या था भैया? चेचक का टीका था, जिसको एडवर्ड जेनर ने तैयार किया था। और इसी एडवर्ड जेनर को क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। अगला सवाल आपके पास फिर आया है। H1N1 जरा बताइएगा, H1N1 क्या है? ए बाबू जल्दी बताओ। सर H1N1 क्या है? H5N1 क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा। H1N1 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो स्वाइन फ्लू का वायरस है। क्या है भैया? सर स्वाइन फ्लू वायरस है। क्या है भैया? स्वाइन फ्लू वायरस है। और H5N1 का है भैया बर्ड फ्लू वायरस है। क्या है भैया? बर्ड फ्लू वायरस है। तो दोनों में से कोई ना कोई सवाल परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो H1N1 क्या है? वायरस का नाम है, जिसे हम लोग स्वाइन फ्लू कहते हैं। और स्वाइन फ्लू फैलता है सुअर से फैलता है। और दूसरा H5N1 जिसे बर्ड फ्लू वायरस कहते हैं, जो कि बर्ड से फैलता है। तो ये बात आपको याद रखना है, पक्का। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला सवाल सुनिएगा ठाकुर, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो दाद, खाज, खुजली, दमा, गंजापन, सफेद त्वचा रोग, एथलीट रोग, ये सारे बीमारी कवक से होने वाले रोग है। तो दाद, खाद, दमा, खुजली, है ना, जो भी बीमारी, गंजापन, एथलीट फूट, सफेद त्वचा रोग, ये सब कवक से होने वाले रोग हैं। याद ट्रिक करिएगा। गंदा दाल खाए वाला ट्रिक याद हुआ? गंदा दाल खाए वाला ट्रिक याद हुआ दोस्तों कि नहीं याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए। तो गंदा दाल वाला ट्रिक अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए भैया, अगला सवाल आपके पास आ गया है, सुनिएगा। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह मतलब डायबिटीज हो जाता है। किससे होगा भैया? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा दोस्तों। चलिए, ये मार एकदम से उड़ाए पड़ा है रोहित, कौन? विराट कोहली, है ना। चलिए,
विराट कोहली और गिल मार एकदम से धक्का-धक चौका मारे बैठे हैं। चलिए दोस्तों, तो याद रखना अग्नाशय की खराबी से, किसका भैया, अग्नाशय की खराबी से, अग्नाशय की खराबी से डायबिटीज हो जाता है, ये चीज आपको याद रखना। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं चाहूंगा कि सभी लोग लाइक जरूर करें। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है। तो अगर हम ल्यूकीमिया की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे सर, ल्यूकीमिया, तो ल्यूकीमिया को ही हम लोग आसान भाषा में ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया सर, ब्लड कैंसर कहते हैं। और ब्लड कैंसर में क्या होता है, WBC की संख्या बढ़ जाती है। किसकी संख्या भैया, श्वेत रक्त कणिकाओं में बढ़ोतरी हो जाती है, इस चीज को याद रखना है। अगला सवाल आ गया है, रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ने पर कौन सी बीमारी हो जाएगी। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आरबीसी की संख्या कम हो गई है, अगर कम हो गई है भैया, तो उसी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू, एनीमिया कहेंगे। लेकिन अगर आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बढ़ने पर क्या कहा जाता है, पॉलीसिथीमिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों सर, पॉलीसिथीमिया बीरा कहा जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो पॉलीसिथीमिया बीरा एक बीमारी होती है जिसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, और ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। कहां रहते हैं लल्ला, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उनको ये बीमारी ज्यादा होती है, ठीक है बाबू। और तो और सुनो, ये एनीमिया होता है जब आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो ब्लड से संबंधित है, इसमें ब्लड का थक्का ही नहीं जमता है। ओके, चलिए ल्यूकीमिया तो अभी बताए दिए हैं। अगला सवाल क्या कहता है, मलेरिया परजीवी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामित होती है। तो जरा ध्यान से देखें, अगर हम बात करेंगे मलेरिया की, क्या हुआ भैया, मलेरिया हुआ है। और मलेरिया के बाद अगर देखेंगे सर किससे होता है, तो हम कहेंगे सर प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। अब ये प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए जरा ध्यान से देखिएगा, इसका जो स्पोरोजॉइट्स होता है, स्पोरोजॉइट्स होता है वही इन्फेक्शियस होता है। ये चीज आपको याद रखना है। शानदार सवाल था। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, घेंघा नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो सबको याद रखना, घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। मजेदार रोग है, एकदम इतना बड़ा सा फूल जाता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये बीमारी ऐसी है जो आपके विकास और वृद्धि इन सब चीजों को रोक देगी, इसलिए ध्यान देना चाहिए भाई साहब। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है, एंट एसिड जो होता है उसको राहत दिलाने वाली औषधियों को हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए तो जरा ध्यान से देखिएगा, एंट एसिड, इधर देखिएगा, एंट एसिड, एंट एसिड को हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल। क्या बोला जाता है, प्रति अम्ल कहा जाता है। तो प्रति अम्ल जो होता है, जो अगर हमारे एसिडिटी बढ़ जाती है तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए तो क्या होगा भैया, पेट दर्द को कम करने के लिए ये दवाएं दी जाती है। इतनी बातें क्लियर हो गया है। कौन आया है, मुक्कू सर। ओके, इतनी बातें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। आओ भैया अगला सवाल है कि वरांधता, अब सभी लोग बताइएगा, किसी को अगर मान लो कि वरांधता हो जाए, क्या होगा, वरांधता। इधर देखो, इधर तो देखो, वरांधता हो जाए, है ना। चलिए, वरांधता का मतलब होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए आंसर, है ना। चलिए ओके, जरा ध्यान से देखिएगा, रन हो गया 64 एक विकेट पर भैया, एक विकेट पर 64 रन, 10 ओवर हुआ है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, वरांधता की या कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरे में कंफ्यूजिया आ जाते हैं, लाल और हरे में कंफ्यूजिया आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो लाल और हरा कलर में जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, अब उसकी फलानी जो है उसके लिए लाल सूट पहन कर आएगी तो वो बेचारा कैसा महसूस करेगा। जरा सुनिएगा, मैंने कहा कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, वरांधता है, अब उसकी फलानी लाल सूट पहन कर आ जाए, बताओ उसको कैसा दर्द महसूस होगा। सोच लीजिएगा, ये तो वही महसूस कर सकता है ना। बताओ भैया ये बात सही है कि नहीं सही। हम एक दिन सोच रहे थे कि लाल को तो वो हरा महसूस करेगा, गाना गाएगा, लाल जोड़े में तुम बहुत अच्छी लगने के, जरा पता नहीं क्या बोलेगा। चलिए खैर आते हैं, गाना नहीं गाते हैं, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम जो है हमारे।
चलिए भैया अगला सवाल आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है। तो अगर किसी के किडनी में पथरी बन रहा है भैया तो उसके पीछे का कारण नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, वो कारण नहीं है अधिक पानी पीने से। अधिक पानी पीने से बिल्कुल पथरी नहीं बनेगा, कम पानी पीने वाले को पथरी बनता है ना। कम पीने वाले को क्या होगा भैया, पथरी बनेगा, ये बात याद रखना पक्का। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल कहता है गायनेकोमास्टिया क्या होता है। ये बहुत बढ़िया है। चलिए भैया गायनेकोमास्टिया क्या होता है बताओ भैया, सुने हैं तो ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं का बढ़ा हुआ कद गलत बात है, महिलाओं में अतिरिक्त उंगली का विकसित होना गलत बात है, पुरुषों में स्तन का विकास होना यही बात सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो होता तो पुरुष है लेकिन चलिए महिलाओं के जैसा दिखता है, उसके स्तन विकास हो जाते हैं, स्किन पतली पतली, दाढ़ी मुच्छे गायब हो जाती है और कभी कभी महिलाओं जैसा बिहेव भी करता है। दिस इज कॉल्ड गायनेकोमास्टिया, है ना, गायनेकोमास्टिया, है ना। आवाज भी पतली हो जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। चलिए भैया अगला सवाल क्या कहना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। सभी लोग बताइएगा सर ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी किससे संबंधित है। चलिए भैया जल्दी बताओ ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी किससे संबंधित है। तो बता दीजिएगा सर हड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है सर, हड्डी से संबंधित है ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। चलिए भैया ओके। चलिए भाई साहब अगला सवाल क्या कहता है, फिर से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मसूड़े में रक्त स्राव को निम्नलिखित में से कौन रोकता है। सभी लोग बताइएगा, अगर मसूड़ा है, मसूड़ा मतलब होता है गम्स, गम्स से अगर ब्लड निकल रहा है तो कौन सी बीमारी है भैया। तो बता दीजिएगा भैया उसके अंदर बीमारी जो है वो स्कर्वी है। क्या है भैया सर, स्कर्वी है। और स्कर्वी की जो है वो किसकी कमी से होता है सर, विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होगा सर, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे हमारा मसूड़ा प्रभावित होता है। ऐसे इंसान को नींबू खाना चाहिए, हरी मिर्ची खा लेना चाहिए, उसको आंवला भी खा लेना चाहिए और उसको आलू भी खा लेना चाहिए और उसको सिरका उरका अचार भी खा लेना चाहिए। अगला सवाल आपके पास फिर आ गया है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर कंफ्यूजन बहुत होता है। एक होता है सिरोसिस बीमारी, क्या होता है सिरोसिस बीमारी, और एक होता है सोराइसिस बीमारी, सोराइसिस बीमारी। एक होता है सिरोसिस और दूसरा होता है सोराइसिस। सिरोसिस से लीवर प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, और सोराइसिस से त्वचा प्रभावित होता है। तो दोनों में कंफ्यूजन रखिएगा भाई साहब, तो दूर कर लीजिएगा। सिरोसिस से लीवर या जिगर प्रभावित होता है और सोराइसिस से त्वचा प्रभावित होता है। ये कंफ्यूज आओगे नहीं भैया, सभी लोग बताइएगा, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चों जो जिगर है उससे क्या सा सिरोसिस से, मतलब जब दारू शराब वगैरह लोग पीते हैं, नहीं है दारू शराब देसी फव्वा ठर्रा जो भी चढ़ाते तो उनका लीवर सड़ जाता है, और जिसका लीवर सड़ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये बता दीजिएगा भाई साहब। अगला सवाल आपके पास आ गया, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज कौन सा है। अगर हमारे शरीर में संक्रमण है तो उसका आम इलाज है कि उसको एंटीबायोटिक दवा दे दी जाए। क्या दे दिया जाए भैया, एजिथ्रोमाइसिन। क्या हो जाएगा भैया, एजिथ्रोमाइसिन दे दिया जाए। और क्या दे दिया जाए भैया, क्या टेट्रासाइक्लिन दे दिया, सल्फा ड्रग्स दे दिया, बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक दवा आती है जो दिया जाता है उसको। अगला जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, तो हम कहेंगे जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो टैक्सोनॉमी बोलते हैं या वर्गीकी बोलते हैं। सर वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, सर कैरोलस लीनियस को कहते हैं। किसको कहेंगे दोस्तों, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ये चीज आपको याद करके रखना, एकदम शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद क्वेश्चन है। सभी लोग सेशन को लाइक करके 500 पहुंचा दो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब बताओ भैया कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। क्या होगा भैया? ए महाराज, इसका आंसर जो गलत है वो डी वाला गलत है। फलों की खेती पोमीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? पोमीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? पोमीकल्चर कहलाता है। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं सर? फलों का अध्ययन करते हैं। चलिए भाई साहब, ओके, इतनी बातें आपको याद रखना। एकदम शानदार सवाल है, जबरदस्त है और जिंदाबाद क्वेश्चन है। ओके, तो डी इज द रॉन्ग आंसर, डी इज द रॉन्ग आंसर, डी इज द रॉन्ग आंसर, डी इज द रॉन्ग आंसर। सर ये कैसे सही है? तो ध्यान दीजिएगा, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती मिला के हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर हम लोग बागबानी को बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो बागबानी 3 चीजों से मिलकर बना है, फलों की, सब्जियों की और फूलों की खेती एक साथ अगर किया जाएगा तो उसे क्या बोलेगा? हॉर्टिकल्चर कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का। अगला सवाल आपके पास फिर आने वाला है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन क्या होता है, तब आप क्या बताओगे? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन क्या बोला जाएगा? तो हम कहेंगे सर ये तो हम इंटाइमोलॉजी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? इंटाइमोलॉजी की बात कर रहे हैं। चट्टा दे आंसर लगा दीजिएगा, इंटाइमोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये बात आपको याद रखना। अगला सवाल क्या कहता है? मानव जात की बेहतरी या सुधार की अनुवांशिकता के नियमों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे अंदर कोई कमियां है तो जीन के माध्यम से अगर उसका सुधार किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुजनकी बोलते हैं या यूजेनिक्स बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सुजनकी या यूजेनिक्स के पिता किसे कहा जाता है, तो बता दीजिएगा सर फ्रांसिस गॉल्टन को कहा जाता है। सर फ्रांसिस गॉल्टन को कहते हैं। किसे कहेंगे? सर फ्रांसिस गॉल्टन को कहा जाता है। किसको कहते हैं? सर फ्रांसिस गॉल्टन को कहते हैं। ये चीज आपको याद करके रखना है। ठीक है बाबू, अगला सवाल आपके पास फिर आने वाला है। प्रकाश वर्ष, अब यहां से स्टार्ट हो गया फिजिक्स, यहां से स्टार्ट हो गया आपका फिजिक्स। ओके, सभी लोग बताइएगा प्रकाश वर्ष इकाई है। सभी लोग बताइएगा प्रकाश वर्ष का मात्रक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जल्दी जल्दी खत्म कर दो भैया, आंसर मजा आ जाएगा। सभी लोग आंसर करिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो हम कहेंगे दूरी का मात्रक है। तो निर्वात के द्वारा प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई, एक वर्ष में चली गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो भैया प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एक साल में कितने दिन होते हैं बता दीजिएगा सर? 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 1 घंटा 60 मिनट का होता है और 60 मिनट का 1 मिनट 60 सेकंड। अब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9.5 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। ये बात याद रख। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? ये बात याद रखना। ठीक है बाबू, चलिए ओके, अगला सवाल आपके पास आ गया है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा सही सुमेलित नहीं? वामिका रॉय 2 से क्वेश्चन कराएंगे बेटा, याद रखना। ठीक है, जस्ट चिल, है ना। अब वामिका रॉय यही पूछती है ज्यादातर कि कितनी देर पढ़ाओगे सर? आप टोपी निकाल लीजिए। हम टोपी निकाल लेंगे तो आप क्या कर लोगे? डोनाल्ड ट्रंप के साथ वहां का प्रधानमंत्री बन जाओगी। चलिए भैया, कौन सी बात गलत है? तो डी गलत है। सेल्सियस जो है वो ताप का मात्रक है। ताप मतलब टेम्परेचर की यूनिट है। और उष्मा किसका मात्रक है बच्चा? तो उष्मा की मात्रक होती है कैलोरी। कैलोरी होती है, क्या होती है भैया? कैलोरी। तो यही वाली बतिया गलत थी, बाकी बारी 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 देखेंगे बात सही। अगला सवाल देखिएगा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है? तो यदि कोई वस्तु शून्य में गिरती है, शून्य मतलब होता है निर्वात में गिरती है, तो क्या होगा? समान गति होगा, समान वेग होगा, समान त्वरण होगा या समान बल होगा? दोस्तों सभी लोग बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए? तो वेग समान होगा। क्या होगा? वेग इसका समान होगा, कोई अवरोध नहीं होगा, कोई बल नहीं लगेगा उस पर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और ये न्यूटन का क्या है भैया? तो बता दीजिएगा, ये न्यूटन का अगर देखें तो पहला नियम है। न्यूटन का पहला नियम है। क्या भैया? न्यूटन का पहला नियम है। तो न्यूटन का पहला नियम कहता है
कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए, या कोई वस्तु ऐसी है जो चल रही है तो चलती रहेगी, यदि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगला सवाल क्या कहता है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका का कारण क्या है। यहां ध्यान से देखिएगा, घोड़ा अगर एकाएक चलना शुरू कर देगा तो घोड़े पर बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। वो किसकी वजह से, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, विराम के जड़त्व के कारण। किसके कारण, विराम के जड़त्व के कारण। किसके कारण भैया, विराम के जड़त्व के कारण वो चट्ट दे पिछवे गिर जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल आपके पास आ गया है। शरीर का वजन जो होता है वो पृथ्वी के सतह पर सभी जगह समान होता है। यहां भार पूछा है, वजन मतलब भार पूछा है, तो ये बताइएगा सभी लोग कि भार जो होगा क्या सभी जगह समान होगा, या ध्रुवों पर अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, या मैदान की तुलना में पहाड़ियों में अधिक होगा। तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये बात याद रखना। ध्रुवों पर क्या होता है बच्चा, अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात तक क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है। अगले सवाल की तरफ फिर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई पर उछल सकता है। चलिए, तो एक इंसान है जो पृथ्वी के तल पर है, दूसरा है चंद्रमा पर। तो जब पृथ्वी पर चक्कर लगाता है तो मतलब कूदता है तो इतनी ऊंचाई पर जाता है, लेकिन चंद्रमा पर कूदता है तो इतनी ऊंचाई पर उछल जाता है। उसके पीछे की वजह यह है कि इनका जी ज्यादा है, इनका जो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, इनका गुरुत्वाकर्षण कम है। ठीक है भैया, तो यही चीज आपको बताना है, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये बात याद रखना, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत अल्प है। अत अल्प मतलब बहुत कम होता है, तो नीचे खींचने की शक्ति ज्यादा इनके पास है, इनके पास कम है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर पानी का टेम्परेचर 9 डिग्री से गिराकर अगर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा तो उसके आयतन पर, तो ध्यान दीजिएगा, आयतन 4 डिग्री तक क्या करेगा, पहले घटेगा। आयतन पहले क्या होगा, घटेगा, फिर 4 डिग्री के बाद बढ़ने लगेगा। तो पहले क्या होगा, घटेगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले घटेगा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना था। एकदम शानदार सवाल है, पक्का मजेदार। अगले सवाल की तरफ है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। जल्दी बताइएगा, इधर देखो, इधर देखो। अगर आप बोतल में पानी एकदम लबालब भर दिए हो तो पानी जब उसमें जमेगा, है ना भैया, तो बोतलिया टूट जाएगी। इसका मतलब पानी जो होता है वो जमने के बाद फैलता है। पानी जो होता है वो जमने के बाद क्या होता है, फैलता है। पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। फिर से सुन लीजिएगा, पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। यही वजह है मेरे प्यारे बच्चों कि जो पाइप सप्लाई होती है वो ठंडी के मौसम में वो जम जाती है और वो फट जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। कहता है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। जल्दी बताइएगा, अगर हम लोहे के कील की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भैया, लोहे की कील जो होती है वो पारे में क्या होती है भैया, तैरती है। इसका मतलब ये हुआ कि पारा भारी है, लोहे की कील हल्की है। तो लोहे की पारे से रासायनिक गलत बात है भैया। पारे लोहे का भार जो है पानी के भार से अधिक होता है, पारे से कम होता है। यही आंसर सही हो जाएगा। चलो भैया, ओके, यही हो जाएगा आंसर आपका। अगला सवाल क्या कहता है, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यह साबुन का बुलबुला है तो अंदर का दाब ज्यादा होता है और बाहर का जो दाब होता है वो कम होता है। इसीलिए क्या होता है कि बुलबुला बड़ा होता जाता है और एक समय ऐसा आता है फट जाता है। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, फिर से सुन लीजिएगा कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब से क्या होगा भाई साहब, अधिक होगा। वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, अधिक होगा। इस चीज को आप याद रखना है, वायुमंडलीय दाब से क्या होगा बाबू, अधिक होगा। इस चीज को एकदम रटा लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आए तो किस बात का संकेत है। अब बताओ भैया, चलिए
जी आशिक रजा जी, आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कह रहा है कि जरा ये बताइएगा, वायु दाब मापी की रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आए तो किस बात का संकेत है? सभी लोग बताइएगा, अगर वायु दाब की रीडिंग में एकाएक गिरावट आएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आंधी तूफान आएगा। क्या होगा? आंधी तूफान आएगा, एकदम से चक्रवाती वर्षा होगा, घूम घूम के बारिश होगा। ठीक है बाबू, आते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। काहे बन जाता है भैया, जल्दी बताओ। कि सर प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी बन जाता है क्योंकि अधिक दाब पर या कम ताप पर ही पानी क्या होने लगता है? उबलने लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कि कम ही मतलब प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? कम ही तापक्रम पर पानी उबलने लगेगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके पास आ गया है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वो कह रहा है कि अगर वेग 2v हो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाता है। ये आपको मैंने कई बार बताया है। ठीक है, चौगुनी हो जाएगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया जाएगा, दुगना कर दिया जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ये कैसे होगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है? mv स्क्वायर होता है। तो v को अगर 2 दुगना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? 4 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। आगे तो देखो, आगे देखो, आगे देखो। ठीक, ठीक है, हाँ ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। कह रहे साइकिल चलाने वाले मोड़ते समय झुक क्यों जाता है? सभी लोग बताइएगा, जब साइकिल चलाता है कोई इंसान तो मोड़वा पे एकदम मुड़ जाता है। कभी कभी सही से नहीं मुड़ पाता है ना, तो एकदम झम्मद जाके गिर जाता है। ज्यादातर ये वो लोग होते हैं जो लड़के थोड़ा ओवर है ना। चलिए, है ना, इधर तो देखो, इधर देखो कि बहुत लोग क्या करते हैं कि साइकिल और आदमी के गति समान होते हैं, साइकिल फिसल जाएगी। वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार पर बना रहे और जिसे गिरने से बचाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, मोड़ने को लेकर सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, पता लगता है खंडक में जाके भक्क दे गिर जाते हैं। ऐसा याद रखना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल क्या कहता है? ठाकुर, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा? कह रहा है ये कोई पत्थर है और इस पत्थर को चांद से लाया जाएगा। कहां? पृथ्वी पर। कहां लाया जाएगा? पृथ्वी पर लाया जाएगा। तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। यही सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो याद रखना कि जो भार होता है वो बदलता रहता है, द्रव्यमान कहीं भी बदलता नहीं। द्रव्यमान सर्वत्र एक ही होता है। द्रव्यमान सभी जगह क्या होता है दोस्तों? समान होता है। यही तो आपको याद करना था। पक्का। आते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? जो लोलक घड़ी होती है तो वो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? सभी क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की जो लंबाई होती है वो क्या हो जाती है भैया? बढ़ जाती है। तो लोलक की लंबाई अगर बढ़ेगी तो आवर्त काल भी क्या हो जाएगा भैया? बढ़ जाएगा, है ना। तो याद रखना, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे आवर्त काल क्या हो जाएगा भैया? बढ़ जाएगा। फार्मूला होता है T = 2 पाई √L/G होता है। ठीक है भैया, इतनी बातें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी और समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? बारिश का बूंद जो होता है वो गोल क्यों होता है? सभी लोग बताइएगा, सर वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? एकदम शानदार क्वेश्चन है और इस शानदार क्वेश्चन का आंसर भी एकदम शानदार होना चाहिए। बच्चों सभी लोग आंसर करिएगा कि वर्षा की जो बूंदे होती है सर वो गोलाकार क्यों होती है? एकदम जबरदस्त है और जिंदाबाद है भाई साहब। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइएगा क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा क्या होना चाहिए? तो वर्षा की बूंदे गोलाकार इसलिए होती है मेरे प्यारे बच्चों, सरफेस टेंशन के वजह से, या कह सकते हो पृष्ठ तनाव की वजह से। किसकी वजह से सर? सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव की वजह से होता है गोलाकार। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो लालटेन की बात करेंगे या चिराग की बात करेंगे तो मिट्टी का तेल ऊपर की तरफ चढ़ने के पीछे की वजह क्या है? केशकत क्रिया है या कैपिलरी एक्शन है। क्या है भैया? सर केशकत क्रिया है या
कैपिलरी एक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज याद रखना। और तो और आगे देखिएगा, आगे 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 ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। साउंड वेव जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है या अनुदैर्ध्य होता है। 124 का आंसर आना चाहिए। तो प्रकाश जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो अनुप्रस्थ होती है, जबकि अगर हम बात करेंगे ध्वनि की तो ध्वनि कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। तो आंसर आपका अनुदैर्ध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, प्राशरब वो ध्वनियां होती है जिनकी तरंग दैर्ध्य कितनी, सॉरी आवृत्ति कितनी होती है। तो प्राशरब तरंगे उनको बोलते हैं जिनकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। क्या होती है सर, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, इसी को हम लोग प्राशरब तरंगे बोला जाता है। ये हमारे कान इसको महसूस नहीं कर सकती है। अगला सवाल है, ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। तो अगर हम ध्वनि की वेग की बात करेंगे, साउंड की चाल की बात करेंगे, है ना भैया, तो ध्वनि की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब अगर ही प्रकाश की बात कर ले, प्रकाश मतलब लाइट की बात करेंगे, सॉरी गलती से लिख गया है, 332 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि का। प्रकाश का कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहां पर ध्वनि पूछा था इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, अगला सवाल आपके पास आ गया, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। इधर देखो, अगर हम मानव की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे भैया, मानव की बात करते हैं, तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या कह सकते हो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल क्या कहता है, ठंडे के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े पर प्रातः काल को छुए तो लोहा का टुकड़ा ज्यादा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ठंडी के मौसम में मान लो ये आयरन का है और ये क्या है भैया, लकड़ी का है। तो अब आयरन को जब सुबह छूते तो ज्यादा ठंडा लगता है क्योंकि ये उष्मा का सुचालक है। क्या है, उष्मा का सुचालक है या गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। जबकि अगर हम बात करेंगे लकड़ी की तो ये उष्मा का कुचालक है। क्या है भैया, उष्मा का कुचालक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक माना जाता। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा भैया, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। लेकिन अगले सवाल तक बढ़ने तक हम चाहेंगे कि जो बच्चों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है वो सभी लोग आंसर जरूर कर दीजिएगा भैया, ठीक है, पक्का आंसर कर देंगे लाइक वाला बटन दबाकर। तो सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करिएगा, सभी लोग सेशन लाइक जरूर करिएगा बच्चों, मजा आ जाएगा। अगला सवाल क्या कहता, ओ अगला सवाल कहता है, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो सफेद वस्त्र जो है वो इसलिए क्योंकि सफेद वस्त्र जो होता है उष्मा का कम अवशोषण करता है, ज्यादातर वो परावर्तित कर देता है। इसलिए ठंडी में रंगीन और गर्मी में जो है वैसे कपड़े पहनने चाहिए। चलिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हम कहेंगे सर प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये बात आपको याद रखना, ये प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, तो हम कहेंगे सर निर्वात या वैक्यूम में होती है। उसके बाद किस में, सर गैस में होती है। फिर उसके बाद किस में, सर द्रव में होती है। सर फिर उसके बाद किस में होती है, सर ठोस में होती है। ठीक है भैया, एक तो बात तो समझ में आया, एक तो बात तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। सभी लोग बताइएगा सर सूर्य ग्रहण कब होता है। शानदार सवाल है, शानदार सवाल का जवाब भी शानदार होना चाहिए। ए बाबू जल्दी बताओ आंसर क्या होना चाहिए, सभी लोग बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए। 99 रन पर एक विकेट हो गया इंडिया का, एक ही विकेट है, 99 रन हो गए इंडिया के, ठीक है भैया। चलिए, तो ये चीज आपको याद रखना है। और एक अच्छी बात यह है कि 46 रन पर जो है वो गिल खेल रहे हैं और 30 रन पे आपके विराट कोहली। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब मेरे प्यारे बच्चों कि सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है ना। तो सूर्य और नहीं, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है।
ये हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। हाँ यही आंसर हो जाए, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हाँ ए होगा सही। अगला सवाल क्या कहता है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती तो परावर्तन कोण कितना होगा। कह रहा है कि ये कोई सतह है और ये अभिलंब है, अभिलंब को n से नॉर्मल लिखा जाता है, तो ये आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा भैया, 60 डिग्री ही होगा, याद रखना परावर्तन कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 60 डिग्री ही होगा, इतनी बातें एकदम शानदार तरीके से रट के रखना है बाबू, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है, मतलब थीटा या एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों क्या होता है, बराबर। तो ये 60 डिग्री पर अगर आपतन हुआ है तो परावर्तन भी क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल फिर से सुनिएगा, कहता है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है। तो इंडोस्कोपी जो है वो किस पर आधारित है, सभी लोग बताइएगा। तो इंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है बाबू। तो ये रहे आज तक के लिए 133 और ये रहा 134वां प्रश्न। अस्त डूबते सूरज के समय जो है वो सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, तो डूबते सूरज के समय लाल हमको दिखाई क्यों देता है, यही आपको बताना है। तो सूरज के डूबते समय हमको लाल क्यों दिखाई देता है, ये आपको आंसर देना होगा, ठीक है भैया। मजा आ रहा, मजा आया होगा उम्मीद करते। इस क्लास में एकदम एक्सप्रेस पकड़ के मैंने पढ़ाया है और 2 घंटे में 134 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है भैया। तो इतनी बातें आपको याद रखना है दोस्तों, शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है। खैर तो इसका आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब पिछले क्लास में जिन भाइयों और बहनों ने आंसर दिया था उनका नाम हम जरूर पढ़ेंगे, जो कलिहा वाली क्लास में दिया था आंसर। नाम पढ़ लिया जाए, बताओ भैया, नाम पढ़ लिया जाए। चलिए नाम तो पढ़ ही लिया जाए, जिन जिन लोगों ने आंसर दिया था उनका नाम पढ़ लिया जाए भैया। चलिए